स्टार्ट किया। प्रोडक्शन स्टार्ट। चलो चलो। So let us start now with this very nice and easy वाला subject called as what बेटा strategic management and आपका corporate। अभी if you look at this part of strategic management, है ना। So if you look at this part of what बचा strategic management, ठीक है। तो ये मोस्टली वही पोर्शन है जो आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा। ठीक है, तुम लोगों ने सबने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। पर द मेजर डिफरेंस ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी कि वहां पे तुमने पूरा का पूरा पढ़ा था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एमसीक्यूज, है ना। यहाँ पे आई वुडेंट से एग्जैक्टली पोर्शन सेम है। 70% आपको सिमिलर पोर्शन मिलेगा, 30% अलग होगा, बट मोस्टली अलग होगा द वे आई विल हैव टू टीच। क्योंकि एमसीक्यू में ऑब्वियसली आपका पढ़ने का तरीका बहुत अलग होता था। यू डोंट हैव टू एफर्ट्स टू यू नो बॉदर योरसेल्फ राइटिंग एन आंसर, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक बहुत टिपिकल तरीके का लैंग्वेज होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, खुद के जार्गन्स होते हैं, खुद का अलग तरीके का टर्मिनोलॉजीज होता है। तो you have to be ना well versed with that terminologies to write an answer। तो अपने को ना अभी उस हिसाब से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि हाँ वी आर गोइंग टू अप्रोच स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वो थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है। अब कॉर्पोरेट फाइनेंस अगर आप देखो तो एज द नेम सजेस्ट, ये हमको ये बताता है कि कंपनी को अगर एक पैसा क्या करना है, सोर्स करना है, पैसा लाना है, तो वो कहाँ से पैसा लाएगा। तो इसमें ब्रॉडली अपने को क्या क्या दिखेगा, व्हाट आर द वेरियस मोड्स फ्रॉम वेयर द कंपनी कैन रेज मनी। अगर मैं आपको एक नॉर्मल तरीके से पूछूं कि कहाँ कहाँ से कंपनी पैसा लेकर आ सकती है, वी नो, ये हमने बचपन में पढ़ा था। वापस अ लिटिल बिट ऑफ एफएम विल गेट इन्वॉल्व हियर, a little bit of company law will get involved here, a lot of सेबी and everything will get involved here। तो ऐसा बहुत सारा का मिक्सचर है, लॉजिक वाइज मिक्सचर है। तो जैसे कि आप बोलो कि मेरे को बताओ, अगर मैं मेरा बैलेंस शीट देखता हूँ, है ना, तो मुझे मालूम है ये मेरा लायबिलिटी का साइड है, मुझे मालूम है ये मेरा असेट्स का साइड है। ठीक है। तो कंपनी हैज सम नीड ऑफ फाइनेंस। ठीक है, क्यों उसको चाहिए फाइनेंस? टू इन्वेस्ट इनटू असेट्स। अब बेटा ये असेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए वो पैसा किधर से लाएगा? फ्रॉम द फ्रॉम द लायबिलिटी साइड। तो तुमको मालूम है इसको सोर्सिंग भी बोलते हैं, एंड इसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन, है ना। इसको सोर्सिंग भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। तो अभी आप बोलो व्हाट आर द कॉमन वेज फ्रॉम वेयर द कंपनी कुड गेट देयर मनी? फर्स्ट, खुद का पैसा, तो कहना है इससे इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा है अपना
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड तीसरा ब्रीफली, तो ब्रॉड मेरा कैटेगराइजेशन है वो ऑब्वियसली क्या है, डेट। ये तीनों ही तरीके हैं जहां से कंपनी पैसा उठा सकती है। पर है ना, इन दिस चैप्टर हम ये ऑब्वियसली पढ़ने ही वाले हैं कि कहाँ से पैसा आ रहा है। मोर सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड कि यार इक्विटी शेयर कैपिटल में किस किस तरीके के इश्यूज आप कर सकते हो। अभी मुझे सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल का आप बोलो तो व्हाट आर द वेज ऑफ इशूइंग इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या तरीके होते हैं, या क्या मैं बोलूँ टाइप्स ऑफ इशू होगा इक्विटी शेयर कैपिटल। एनी जस्ट गेस, रैंडम गेस। तो पब्लिक इशू है, दो होंगे, है ना। तो ये सब देखिए, इसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या चीजें प्रोसीजरली हमको फॉलो करनी पड़ेंगी, व्हाट आर द रूल्स दैट हिट यू। अभी कैसा है, जब मैं बात करता हूं, अगर आपने नाम ही देखा रहेगा तो नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंस, बराबर है। मतलब हियर आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट। Here we are not going to talk about partnership firm. Here we are not talking about joint venture. Here we are talking about corporate finance. How a company is going to get what money. ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ। और क्या क्या तरीके होते हैं, तो मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो ब्रीफली हम पढ़ेंगे कि क्या क्या तरीके के प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं। तो हमको पता है कि रिडीमेबल हो सकते हैं, इरिडीमेबल हो सकते हैं, क्यूमुलेटिव हो सकते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव हो सकते हैं, पार्टिसिपेटिंग हो सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग हो सकते हैं। सो बहुत सारी चीजें होंगी, वो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इनिशियल पार्ट है बेटा, जो मोस्टली तुमने पढ़ा है। मेन पार्ट स्टार्ट्स विद द डेट। अभी डेट उठाने के तरीके क्या क्या है, तो हमको डेट में बहुत लिमिटेड पता है। जैसे हम लोग बोलेगा बैंक लोन लेकर आएंगे, बॉन्ड्स इशू करेंगे, डिबेंचर इशू करेंगे, ये डेट। अब दे विल गो बियॉन्ड हियर, बियॉन्ड द लोकल मार्केट। इफ यू आर गोइंग टू गो टू इंटरनेशनल मार्केट, एक्सटर्नल कमर्शियल बॉन्ड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो वो सब अलग अलग तरीके से आप और फाइनेंस कैसे लेकर आ सकते हो, उसका प्रोसीजरल क्या है, ऑल दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी टेकन केयर इन द कॉर्पोरेट, है ना। तो अभी के लिए व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम स्टार्टिंग विथ कॉर्पोरेट फाइनेंस का पार्ट। तो ये आपका 40 मार्क्स का पार्ट है, ये आपका 60 मार्क्स का पार्ट है, ठीक है। तो आई एम स्टार्टिंग विद द कॉर्पोरेट फाइनेंस का पार्ट। ये 40 मार्क्स के लिए अपने पास शायद 6 चैप्टर्स है, एंड इसके लिए 12 चैप्टर्स, 60 मार्क्स के पार्ट के लिए। मैं ना पहला कॉर्पोरेट फाइनेंस स्टार्ट करता हूँ। बीइंग की स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ना तुमने वैसे पढ़ा हुआ है अभी एग्जीक्यूटिव, तो तुमको ना बहुत ज्यादा मजा नहीं आएगा तो स्टार्ट में, तो थोड़ा सब्जेक्ट में ग्रिप बैठना चाहिए, सब्जेक्ट में भी अपने को ना अच्छा लगना चाहिए पढ़ते पढ़ते। तो वी विल स्टार्ट विद द कॉर्पोरेट फाइनेंस का पार्ट, एंड देन वो आराम से वी विल गो विद द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अभी कैसा कॉर्पोरेट फाइनेंस विल बी इंटरेस्टिंग बिकॉज जैसा आप लोगों को अच्छा लगता है, इट विल बी मोर कंसर्न विद द प्रैक्टिकल। थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी अपने को देखने मिलेंगे। आपके आईसीडीआर के काफी सारे रेगुलेशंस हैं, आपके एलओडीआर के काफी सारे रेगुलेशंस हैं, उसका भी आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ मिलते चले। तो यू विल ऑल्सो कनेक्ट इट इन अ बेटर मैनर। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कैसा था कि आपने सिर्फ पढ़ने के लिए, पास होने के लिए पढ़ा था, बिकॉज क्या है उसका आपको कोई बाकी के यहाँ पे कुछ कनेक्ट था नहीं, बोलते चलो है पढ़ लो, 40 मार्क्स निकालो, आगे चलते खत्म कर। वो भी आपने पढ़ा था एमसीक्यू, ये तो भी आपने थ्योरी वाइज पढ़े, तो आपको थोड़ा सा बेटर समझने। अभी वी ऑल नो, अभी कल आपको मयूरेश सर ने भी बोला राइट, अभी टिपिकली कंपनी लॉ एज अ फुल फ्लेजेड सब्जेक्ट तो नहीं है, पर वो लोग ने क्या किया है, कंपनी लॉ को पूरा स्पिल करके डाल दिया है। ये सब्जेक्ट में आपको थोड़ा कंपनी लॉ का प्रोविजन दिखेगा और बाकी सब्जेक्ट्स में दिखते चलेगा, सो इट्स नॉट अ फुल फ्लेजेड सब्जेक्ट, बट उसके हर एक सब्जेक्ट में वो लोग ने पार्ट 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 करके डाला। तो ये सब्जेक्ट में ना अपने को ये 4-5 चीजें को आप बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लर्निंग एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर लॉट ऑफ regulations एंड लॉट ऑफ कंपनी लॉ का एस्पेक्ट्स along with a lot of financial management के एस्पेक्ट्स। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपने थोड़ा सा पार्ट किया। अभी द पॉइंट इज के कॉर्पोरेट फाइनेंस में ना कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते
So it's not like only theory kind of thing. They might get you और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, तो हमको वो भी एक छोटा सा पार्ट देखना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कैसे डी, ठीक है, गेट इट। एक बार ना फटाफट पोर्शन ओवरऑल बेसिस पे देख लेते हैं, देन आपको आगे चलने को समझे। तो सी नहीं दिख रहे? तो सी इफ यू लुक एट इट, तो आपको समझेगा आपका जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है वो है आपका 40 पार्ट्स एज आई सेड, एंड जो आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस कितना है बेटा, 60, ठीक है। तो देखो 6 सब्जेक्ट्स हियर है ना, 1 2 3 4 5 6, फिर 7 से लेके 12 सब्जेक्ट है, तो 18 तक चलेगा। टोटल यू हैव अराउंड, तो यहाँ पे 6 सब्जेक्ट है, एंड 7 से लेके 8, सो यू हैव 18 सब्जेक्ट। नो, विच टॉक्स अबाउट योर कॉर्पोरेट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको समझेगा ये वही है चीज मोस्टली जो आपने आपका एग्जीक्यूटिव में पढ़ा। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, फिर आपका इंटरनल एनवायरनमेंट एंड व्हाट बेटा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस, ठीक है, ये हमने नॉर्मल पढ़ा है। फिर अगेन आपका पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड व्हाट बेटा, फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रैटेजी, ठीक है। फिर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग, तो इसमें आपको ये अलग अलग क्या आते हैं, मॉड्यूल्स आते हैं, स्वॉट एनालिसिस था, फिर बीसीजी मैट्रिक्स था, है ना, तो ये सब कुछ आएगा। एंड देन यू हैव द कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग वाला पार्ट, ठीक है, जो अपने को एक लास्ट आई थिंक ये लोग ने बना, 6th ईयर, मैनेजिंग मल्टी बिजनेस फर्म्स एंड एनालाइजिंग स्ट्रेटेजिक एज, ठीक है। आई थिंक ये भी आपको एग्जीक्यूटिव में आपने कहीं ना कहीं पे देखा होगा, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर पोर्शन है, जैसे तो 70% तो नॉर्मली सिमिलर पकड़ के ही चलो। थोड़ा सा जो आपका नया है, बट तरीका डेफिनेटली हैज टू बी चेंज्ड अ लॉट विथ द एमसीक्यूज बिकमिंग आपका, ठीक है। नाउ दिस कम्स इम्पोर्टेंट हियर बेटा। तो देखो, अभी यही हम लोग 7th इज द फर्स्ट चैप्टर दैट वी माइट लुक इनटू, दैट इज द सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग, ठीक है, कि एक कॉर्पोरेट जो है वो पैसा कहाँ कहाँ से रेज कर सकता है। तो ये पुराना चीज तो हमको पता ही है, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी नई नई चीजें यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड, जैसे यू नो वेंचर कैपिटल, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, एआईएफ बोलते हैं अपन, एंजल फंड्स, जो आपका शार्क टैंक वाले हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं। देन यू हैव डिबेंचर्स, देन यू हैव बॉन्ड, देन यू हैव लोन्स, ये भी पुराने हैं। देन फॉरेन फंडिंग जो मैंने आपको बोला था, ईसीबी बोलो या बहुत सारे नोट्स वगैरह, कमर्शियल नोट्स पेपर्स तुम इशू कर सकते हो, लॉट मेनी थिंग्स आते हैं। देन एफडीआई आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दैट इज व्हाट बेटा एफआई है तेरा, ईसीबीज आएगा, प्राइवेट इक्विटी सिक्योरिटाइजेशन। अभी सिक्योरिटाइजेशन भी आपको आई थिंक एज अ कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली हुआ है, टच हुआ है ना, एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है कि नहीं तुमने सिक्योरिटाइजेशन, डेट्स को सिक्योरिटाइज करके लोन उठाते हैं, अपन ने पढ़ा है ना बेटा। मैं एक बैंक हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को लोन दे दिया, मेरा पैसा खत्म हो गया, अभी आगे क्या करूँ, 20 साल तक बैठा रहूं? समझाए, आई एम अ बैंक, ओके, मैं बैंक है, मैंने बहुत सारे लोगों को लोन दे दिया। अभी लोन कितने साल का दिया, 20 ईयर्स का दिया, मान के चल हाउसिंग लोन है। तो मेरा पैसा तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म हो जाएगा, अभी बैठा रहो अगले 20 साल तक रिकवरी करते हुए? नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक थर्ड पार्टी के पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा ये मेरा लोन का पोर्टफोलियो है, इसको सिक्योरिटाइज करके इसके अगेंस्ट सिक्योरिटीज इशू कर, ठीक है। तो मेरा लोन पोर्टफोलियो के अगेंस्ट क्या पब्लिक को सिक्योरिटीज इशू होंगे, वहां से मुझे वापस क्या मिलेगा बेटा, पैसा। मुझे फिर से पैसा मिला, मैं फिर से क्या करना चालू करूंगा, लोन देना चालू करूंगा। फिर ओवर अ पीरियड जैसे जैसे मुझे मेरे सिक्योरिटाइज्ड लोन का रीपेमेंट होते चलेगा, मैं उससे सामने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को क्या करूंगा, मेच्योर करूंगा।
तुमको समझ रहे हैं या तुम्हारे ऊपर से? मैं एक बैंक है बेटा, ठीक है? मुझे कुछ लोगों ने पैसे रखे, ठीक है? मैंने उससे कुछ लोगों को दिया लोन, ये मेरे पास आया डिपॉजिट, है ना? मेरा इनफ्लो डिपॉजिट से मेरा आउटफ्लो क्या है? लोन है। पर अब मेरे पैसे हो गए खत्म। अब मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा एक इंटरमीडिएटरी थर्ड पार्टी के पास, उसको बोलूंगा तू मेरा लोन का पोर्टफोलियो क्या कर, सिक्योरिटाइज। तो ये लोन के पोर्टफोलियो के अगेंस्ट सिक्योरिटीज इशू होंगे, इससे मुझे फिर से पैसा आ जाएगा। मैं लोगों को सिक्योरिटी इशू करूंगा, उससे मुझे फिर से पैसा मिल जाएगा। अब ये पैसे से मैं फिर से लोगों को लोन दूं। अब इनके पैसे तो लौटाने हैं, जिनको मैंने सिक्योरिटी इशू किए। तो ये लोग जिनको मैंने लोन दिया है, ये लोग तो मुझे रिपेमेंट करेंगे ना ओवर द इयर्स। इनसे पैसा रिटर्न आएगा, उससे मैं ये सिक्योरिटी का पैसा क्या करूंगा? रीपे करूंगा। तब तक मेरे हाथ में पैसा आया, फिर से नया लोन पोर्टफोलियो बना, फिर से उस पर सिक्योरिटी होगा। ऐसा कर करके कर करके मेरा जो मनी है वो मार्केट में क्या होते चलेगा? गोल गोल घूमते। क्लियर है? समझा समझा समझा। अब आप बताओ सबसे बड़ा इशू इधर क्या हो सकता है? अगर इन्होंने डिफॉल्ट किया तो मेरा पूरा पैसे का चक्कर विल कम टू अ बिगर प्रॉब्लम, because if these people default, I will not be able to repay the people whom I have issued what beta securities. So everything then comes down to a very bigger problem point. अभी यही हुआ था आई थिंक 2008 में, जब आपने देखा रहेगा कभी एक ग्लोबल डिप्रेशन आया था, लीमन ब्रदर्स का नाम सुना है? लीमन ब्रदर्स करके एक बहुत बड़ा बैंक है यूएस में, ठीक है? उनके साथ 2008 में ऐसे ही हुआ था। दैट वाज अ वेरी बिग बैंक। एंड वो लोग ने क्या किया था, ऐसे डेट सिक्योरिटाइज कर करके बहुत सारे लोगों को लोन दिया। बट द पॉइंट इज कि ये लोग को, जिन लोगों ने लोन दिया था ना, दीज वेर सबस्टैंडर्ड लोन्स। अभी सबस्टैंडर्ड लोन क्या होता है कि सामने वाले का रिपेमेंट कैपेसिटी नहीं है, फिर भी मैं उसको ज्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में क्या करता हूँ? लोन देता हूँ। तो मैंने उनको क्या दिया था? सब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड। अब इन लोगों ने किया डिफॉल्ट, इन लोगों ने किया डिफॉल्ट, तो ये ने इन लोगों का डेट सिक्योरिटाइज करके बहुत लोगों को क्या किया था? सिक्योरिटीज इशू किया था, उनसे भी पैसे लिए थे। अभी दे हैव टू रीपे द मनी टू द पीपल whom they have taken the money from it. तो बाद में इनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया एंड पूरा लीमन ब्रदर्स वॉज कोलैप्स। एंड यूएस पूरा कोलैप्स होता है तो आपको मालूम है फिर ग्लोबली कितना फर्क पड़ता है। तो 2008 में देयर वाज अ वेरी बिग ग्लोबल डिप्रेशन इन द मार्केट, उसको बोला जाता है लिमन ब्रदर्स का क्राइसिस, ठीक है? 2008 में तभी आई वाज वर्किंग इन लिमन ब्रदर्स इंडिया, एंड हम लोग मॉर्गेज में ही थे, जो मेन था हमारा डिवीजन जो पूरा बंद गया। एंड वी नो वेरी फर्स्ट हैंड। अभी ऑब्वियसली हमने कुछ डिसीजंस नहीं लिया था, दैट वेयर ऑल द, हम लोग तो सिर्फ सर्विस करते थे कि उनका रिपेमेंट आता है तो उनको स्टेटमेंट भेजो, ये भेजो, वो भेजो। बट द थिंग केम टम्बलिंग डाउन लाइक एनीथिंग, एंड इट वेंट वेरी क्विक ना। वो जब होता है तो फट करके बाहर निकलते मालूम है ना, वो बनता है बनता है बनता है, फिर एक टाइम पे आके वो क्या होता है? बर्स्ट होता है। तो जब वो हुआ तब 2008 में थिंग्स वर स्टार्टेड गोइंग वेरी वेरी बैड, एंड फाइनली मतलब वो एक ग्लोबल क्राइसिस डिक्लेयर ही हो गया था। वो आप देख लेना तो आपको समझ, ठीक है? तो दैट इज अ ब्रीफ कॉल ऑफ डेट। अभी हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? इसका पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, इसका पूरा कंप्लायंसेस पढ़ेंगे। मेन अभी यही है, देखो बेटा, दो तीन चीजें तुमको मेन है। एक तो ये जो भी फंड्स है बेटा, उसका एक प्रोसेस होगा कि वो कैसे किया जाता है, प्लस उसके लिए अपने को क्या क्या compliances है। These are the two major aspects of any answer for you to be understanding or any concept for us to be understand, ठीक है? तो ये दो ही चीजें हमको fair है। So this is how we are looking at. Then beta again, next is there a raising of funds from what beta? Equity, and देख उसका procedural aspects,
तो इक्विटी में वही है, देखो आईपीओ, एफपीओ, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, तो ऑल दोस थिंग्स आर देयर. देन देयर आर सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर मेगा प्रोजेक्ट्स, बड़े इसके लिए जैसे मैंने बोला, आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आएगा, इन्वेट, आरईआईटी आपका आएगा, रीट बोलो जो भी. प्राइवेट फंडिंग का बारे में बात करेंगे, नॉन फंड बेस्ड आपका बोनस शेयर एंड स्वेट इक्विटी. देन रेजिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम डेट एंड अगेन उसका प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स, ठीक है. फिर आपका डिवेंचर, एनसीबीस, नॉन कन्वर्टिबल, एनसीएस बोलेंगे इसको, नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी, फिर पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड, बैंक फाइनेंस, प्रमोटर फंडिंग, व्हाट नॉट, वही आएगा. देन इंडियन नॉन फंड बेस्ड, तेरा लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी. व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट? बहुत ब्रीफली, नाम तो सुना होगा. क्या होता है लेटर ऑफ क्रेडिट? मुझे फॉरेन से कुछ इंपोर्ट करना है, आई वॉन्ट क्रेडिट फ्रॉम दैट बंदा, उसको मैं बोलता हूँ कि तू मुझे गुड्स बेच, गुड्स आने के 1 महीने बाद मैं तुझे पैसे दूँ. वो मेरे को बिलीव क्यों करे? फॉरेन कंट्री है, कल को उसने मुझे गुड्स भेजा और मैंने पैसा नहीं दिया, वो क्या मेरा कर लेगा? वो तो फॉरेन में बैठा है, डू वी एक्सपेक्ट हिम टू कम इन इंडिया फॉर वसूली? नहीं कर सकता. दे आर वेरी स्केप्टिकल. तो व्हाट इज द वे टू काउंटर दिस? तो आई गो टू अ बैंक, से एसबीआई, which is a very renowned bank in India. I go to the bank, tell them कि बॉस मेरे को ये फॉरेन वाले से चाहिए, but I want to establish my credibility. You please give me a letter of credit कि ये बंदा is credible, he will pay the amount. अगर नहीं पे किया तो we take the onus. तो मैं वो लेटर लेके बैंक से मेरे जो भी सप्लायर है उसको दूंगा कि देख मेरे को लेटर ऑफ क्रेडिट मिला है. वो बेसिस पे ही विल गिव मी द गुड्स ऑन क्रेडिट. 1 महीने बाद आई हैव टू पे, बट बैंक अभी ने मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया. अभी मैं बैंक का जमाई थोड़ी हूँ जो मेरे को फुकट में देगा. तो बैंक उसके लिए क्या करता है बेटा, कुछ तो कमीशन चार्ज करेगा. बट डू यू अंडरस्टैंड, लेटर ऑफ क्रेडिट से मुझे 2 महीने का बफर मिल गया ना. वो 2 महीने का फाइनेंसिंग ही हुआ ना एक तरीके का बेटा, वरना मुझे आज के आज पैसा देना पड़ता. अब वो लेटर ऑफ क्रेडिट की वजह से आई गॉट अ क्रेडिट ऑफ व्हाट 2 मंथ्स, 1 मंथ, जो भी रहेगा इंटरनेशनल टर्म्स में. तो वो भी एक तरीके का इनडायरेक्ट वे ऑफ फाइनेंसिंग होता है. देन आएगा आपका फॉरेन फंड इंस्टीट्यूशंस. तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ, जहां से आएगा. देन फॉरेन फंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, दिस तो यू हैव नो, ईसीबीस जो हमने देखा, एडीआरस, जीडीआरस, अगेन नाम तो सुना होगा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, आपका ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, एफसीसीबीस, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ठीक है, एफसीबीस, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स. देन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, रोल ऑफ और बेटा इंटरमीडिएट. ये एक्चुअली आना चाहिए था काफी पहले, पर ये लोग ने एंडेड में डाला. अभी इंटरमीडिएटरीज में इन्होंने 3 लोगों का बारे में बात किया है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, मर्चेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजर, ठीक है, एज अ इंटरमीडिएट. अब क्या होता है बेटा, ये ऊपर जो भी हमने अभी तक सोर्सेस ऑफ फंडिंग पढ़ा ना, इधर हर जगह पे कहीं ना कहीं इन तीनों में से एक इंटरमीडिएटरी का रोल आएगा. तो व्हाट वी विल डू इज, अपन पहला ना ये ब्रीफली सोर्सेस जान के लेंगे. देन we'll have to jump into the first part of what बेटा, intermediaries. ताकि ना बीच वाले चैप्टर्स में कहीं पे भी इंटरमीडिएटरी का जब रेफरेंस आएगा, तुमको पता है इंटरमीडिएटरी का काम क्या है, इंटरमीडिएटरी का रोल क्या होने वाला है. एंड देन वी विल गो ahead एंड लास्टली दे पुट दिस टॉपिक ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन. तो अगर एक प्रोजेक्ट है तो अलग अलग तरीके से उसको इवेल्युएट कैसे किया जाए, दैट वी विल डू. दिस इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल केस स्टडी टाइप ऑफ चैप्टर, वो बन सकता है इसका आपको. तो दिस इज हाउ योर होल सब्जेक्ट इज बीइंग प्लेस्ड. तो अभी वी विल स्टार्ट योर जर्नी विथ कैपिटल कॉर्पोरेट फाइनेंस. में भी सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग से अपन स्टार्ट करने का कोशिश करें, ठीक है. जस्ट टू गो अहेड विथ वन स्मॉल पार्ट, तुम्हारा ना पेपर का पैटर्न अगर है तो देख लो 1 मिनट. तो ये अपने बुक के पीछे ही आपका पेपर होगा. अभी देखो फर्स्ट एग्जाम अभी आएगा जून में, तब तक अपने को भी पता नहीं है कि
हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी हैपनिंग। तो फर्स्ट अटेम्प्ट न्यू कोर्स का जून में है, राइट? तो तब तक अभी पेपर तो है नहीं अपने पास, तो जो इंस्टीट्यूट ने अपने को बुक के पीछे दिया है उसी से एक बार जान के देखने का कोशिश करो। देखो, दिस पेपर इज ओनली फॉर प्रैक्टिस एंड सेल्फ स्टडी, नॉट टू बी सेंड टू द इंस्टीट्यूट, है ना? तो गुड पार्ट इज, इफ यू सी एज पर व्हाट दे हैव गिवन, देयर विल बी अ गुड डिफरेंशिएशन ऑफ योर 60 मार्क्स एंड 40 मार्क्स। तो मिक्स पेपर तो नहीं आ रहा है, एक प्रॉपर पोर्शन है एसएम का, प्रॉपर पोर्शन है आपका कॉर्पोरेट फंडिंग। तो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू। अब अगर तुम देखो क्वेश्चन नंबर वन, तो आपको इधर ही पहला बॉम्ब मिलेगा कि क्वेश्चन नंबर वन इज गोइंग टू बी व्हाट बेटा, केस स्टडी। अभी अगेन एफएम में लास्ट टाइम तुमने कभी केस स्टडी वाइज ज्यादा देखा ही नहीं था। नाउ दे आर पुटिंग यू व्हाट बेटा, केस स्टडी। एंड इफ यू सी लुक एट द मार्क्स, 40 मार्क का पेपर है बेटा। 40 मार्क में से 5 मार्क्स ईच, एक दो तीन चार, मतलब तेरा केस स्टडी इज ओनली 40 में का 20 मार्क। समझा? तो इतना इजी नहीं होएगा, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि अपने कॉन्सेप्ट्स कैसे जाएंगे एसएम में। अपने को कॉन्सेप्चुअली बहुत क्लियर होना पड़ेगा टू अप्लाई। लास्ट ईयर इट वाज नॉट अप्लाइंग, लास्ट ईयर इट वाज मोर ऑफ मगिंग अप। एमसीक्यू आएगा, लाइन पढ़ लो, एक वर्ड आएगा, है ना, उसका चार ऑप्शंस में करना पड़ेगा। इस बार ये ऐसा नहीं, ठीक है? तो दैट यू गो, देन यू सी बाकी का, यू हैव वन, टू, थ्री एंड फोर। बाकी का 20 मार्क इज व्हाट बेटा, 5 5 मार्क्स का दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर थ्री के, है ना? तो इसमें से भी आप देखो, तो कुछ कुछ स्ट्रेट क्वेश्चंस है, कुछ कुछ थोड़े केस स्टडी के हिसाब से आ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये देखो, the two firms XYZ belonging to FMCG sector, they are identical except of the growth rate and the market share because of the location and other external reason. Firm X has a high market share and growth rate. Firm Y has a high market share but what, low business growth rate. You need to identify the category of X and Y to which they belong, referring the BCG metrics and advise them the strategy as to remain competitive in the market. Now, ये भी एक case study है ना बेटा? कोई स्ट्रेट क्वेश्चन थोड़ी पूछा है कि बीसीजी मैट्रिक्स का क्या क्या एप्लीकेशन होता है, क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या लिमिटेशंस है, वो सब तो नहीं पूछा है वो लोग। तो क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी दिस वे, दिस इज गोइंग टू बी प्रोफेशनल्स, तो ऑब्वियसली वो प्रोफेशनल का तड़का तुमको लगने ही वाला है, ठीक है? तो बी वेरी श्योर कि है ना, लास्ट टाइम अगर अपन ने एसएम पढ़ा है, एसएम में अगर अच्छे मार्क्स आए भी है, तो इस बार इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट, आई मे नॉट से डिफिकल्ट, बट डिफरेंट फॉर श्योर, फॉर अस टू अंडरस्टैंड कैसे, ठीक है? दैट इज तो देयर। कॉर्पोरेट फंडिंग में भी आप अगर देखो, कॉर्पोरेट फाइनेंस, आप देखो, सी फूड वांट्स टू इशू 10,000 शेयर्स थ्रू बुक बिल्ट ऑफर with a price band of 140 to 160, bid received are as follows, ठीक है? So what is the cutoff price? What would be the allocation pattern? Presuming what would be the allocation pattern if the company does not meet the criteria? तो ये देखो 5 मार्क का, डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो मैंने जैसे बोला था, इट्स नॉट ओनली गोइंग टू बी द थ्योरी पार्ट, दे कैन आस्क यू प्रैक्टिकल सिनेरियोस टू। देन ये परफेक्टली न्यूमेरिकली है, जो एफएम में आप देखते थे ना। तो देखो, फॉलोइंग द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बना के दिया है। बोलता है कि क्या, शक्तिकांत लिमिटेड has bank borrowings of 870 lakh which includes bills वगैरह, while maintaining the ratio of 1.33, calculate the maximum permissible bank finance। ये एक टंडन कमेटी का रिकमेंडेशन होता है, जो आपने एफएम में पढ़ा रहेगा। ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री। तो वर्किंग कैपिटल का 75%, फिर करंट एसेट्स माइनस तेरा, करंट एसेट का 75% माइनस करंट लायबिलिटी, फिर करंट एसेट माइनस कोर करंट एसेट का 75% माइनस करंट लायबिलिटी। ऐसा टंडन कमेटी का नॉर्म्स है। अभी ये प्योर आपका एफएम वाला पार्ट चला है, तो ये भी आ सकता है। देन क्या है, देख, अल्फा लिमिटेड विल मेक $1,000 million का जीडीआर फॉर सेटिंग अप। तो ये आई थिंक स्ट्रेट क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ चेकलिस्ट कंसिडरिंग द कंडीशंस टू बी फुलफिल बाय द कंपनी। तो ये चेकलिस्ट होगा, फिर वही है आपका प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स, व्हाट आर द पॉइंट्स यू हैव टू चेक, आपका एलिजिबिलिटी क्या होगा, आप मैक्सिमम कितना अमाउंट्स का जीडीआर फिर इशू कर सकते हो, उसके लिए आपको प्रोसीज क्या फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू बी देयर।
आई थिंक ये भी स्ट्रेट क्वेश्चन है, ये भी स्ट्रेट है। तो मतलब ऐसा आपको बेसिकली, डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन क्या है, द डिस्टिंग्विश बिटवीन आरईआईटी एंड इनविट? स्ट्रेट क्वेश्चन, बट यू नीड टू नो द पॉइंटर्स देन। तो एक्सपेक्ट क्वेश्चन लाइक दिस, देन वापस ये देखो, ये न्यूमेरिकल आ गया। ये आई थिंक लेटर ऑफ क्रेडिट है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द लिमिट फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर फाइनेंशियल। तो मैक्सिमम कितना आप लेटर ऑफ क्रेडिट का इशू ले सकते हो या बैंक दे सकते हैं, या अपने को चाहिए। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस विल आल्सो बी प्लेस। तो एक आपको वो मैंने जिस्ट भी दे दिया पूरे सब्जेक्ट का। एक्सपेक्ट करो किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, अकॉर्डिंगली हमको अभी क्या करना है, धीरे धीरे प्रिपेयर करना है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। सेवेंथ चैप्टर आई गेस, सोर्सेस ऑफ सिविल। नहीं, कल होली बिली था ना, तो हुआ। पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ध्यान नहीं बेटा। तो अभी ना मोस्टली वी विल डू द थिंग की मॉड्यूल से ही अपन पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ना कोई भी, सिंस अपने पास ना कोई पास पेपर्स ही नहीं है, तो अगर कोई ऑथर का बुक वगैरह भी आता है, तो वो भी है ना कुछ अपने कोई फिक्स बेसिस पे तो नहीं बनाएगा बेटा। बुक जो भी है वो अपने हिसाब से बनाएगा। तो व्हाट वी ट्राई एंड डू इज, हम लोग अपना मॉड्यूल को ही बाइबल पकड़ के प्रॉपरली मॉड्यूल से ही पढ़ेंगे। हाँ, बाद में आपका जो क्वेश्चंस के लिए, मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, फॉर दैट वी मे रेफर ऑथर का बुक, पर वो आपका टेस्ट वे वगैरह हम लोग कवर कर देंगे, द वे द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर। ठीक है, जहां जहां पे मुझे लगता है क्वेश्चन आने का चांस है, जे इंपॉर्टेंट है, तो वी विल ट्राई एंड मार्क इट अप एंड देन स्लोली स्लोली अकॉर्डिंगली आगे। ठीक है, चलो लेट्स हैव अ वेरी क्विक रीड। अभी बेसिकली ये सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में आपको क्या बोलता है, तो हमको पता है एक मार्केट होगा बेटा। ठीक है, तो बोलो ये फाइनेंसिंग का प्रोसेस कहाँ से है। तो डू यू अंडरस्टैंड, इन अ मार्केट देयर आर टू पीपल, वन हु विल अर्न एंड हु वांट टू सेव द मनी और इन्वेस्ट द मनी, है ना। एंड दूसरा एक पार्टी होता है जो होता है बिजनेस, तो हु इज इन नीड ऑफ मनी। यूजुअली तुम्हारा फाइनेंशियल मार्केट इज ऑलवेज the money flowing from the people who want to invest towards what beta, business, and then these people of the business giving returns to what beta, the people। ठीक है ना। तो ये लोग क्या बोलता है कि यही होगा आपका बेसिकली कॉर्पोरेट पूरा फाइनेंस या फंडिंग का पार्ट, कि देयर विल बी पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट गिविंग पीपल टू बिजनेस। अब इसमें भी दो तरीके के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, इफ यू अंडरस्टैंड। एक तो दिस पीपल विल डायरेक्ट इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट रूट। तो दूसरा इनडायरेक्ट रूट क्या है, कि ये लोग सेव करेंगे बैंक्स के अंदर, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, एंड दीज पीपल विल गिव द लोन टू व्हाट बेटा, बिजनेस। तो तुमको समझता है, व्हेन आई टॉक अबाउट इन्वेस्टर, maybe I would say that an investor will directly invest into a business. I will go ahead and buy equity share, I'll go ahead and buy preference share, I'll go ahead and buy debt. But for person who wants to save,
मे बी ही विल गो टू अ बैंक, बट बैंक विल ऑल्सो एक्ट एज वन ऑफ दी, क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म व्हीकल, जहां से भी बिजनेस को पैसा मिल सकता है. दिस इज हाउ द इकोनॉमी शुड आइडियली वर्क. ये लोगों ने स्टार्टिंग में वही सब बोला है, इफ यू कुड सी. बोलता है कॉर्पोरेट फंडिंग इज एन एरिया ऑफ फाइनेंस डीलिंग विद द सोर्सेस ऑफ व्हाट बेटा, फंडिंग एंड द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉर्पोरेशन. The actions that the managers take to increase the value of the firm to the shareholders, and the tools and analysis used to allocate the financial resources. The primary goal of a corporate finance is to maximize or increase the shareholders का value. ठीक है, तुम मेरे को बताओ, ये एफएम आ गया. हाउ डू यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ शेयर होल्डर? बिजनेस ग्रो करके. बट थोड़ा और मोर स्पेसिफिक. वेरी सिंपल, बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ शेयर. शेयर होल्डर का फायदा तब होगा जब उसके शेयर का वैल्यू मार्केट में बढ़ेगा. कल को आपका बिजनेस बहुत है, बट आपका वो शेयर का वैल्यू में रिफ्लेक्ट ही नहीं होता है, तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा. तो एफएम में भी जब हम लोग पढ़ते थे, हम लोग क्या बोलते हैं कि एक फाइनेंस मैनेजर है, वो एफएम करता है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. याद है अपने पढ़ा था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. तो वेल्थ कब बढ़ता है शेयर होल्डर का? जब उसके शेयर का वैल्यू बढ़ेगा. ठीक है, तो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. नाउ द कैपिटल मार्केट ऑफ एनी इकोनॉमी acts as a fulcrum of economic development. तो इसको आप बोलो टूल, है ना? तो कैपिटल मार्केट इज वन ऑफ द टूल जिससे क्या होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. वो वही है, पैसा घूमते रहेगा. जितना पैसा घूमते रहेगा, बिजनेस क्या होगा बेटा? फ्लरिश होगा. बिजनेस फ्लरिश होगा तो ऑब्वियसली इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी होगा. एज इट इंश्योर्स द सप्लाई ऑफ कैपिटल, बोलो, फ्रॉम savers to what beta, investors through various forms of financial instruments. ठीक है, mainly there are two kinds of financial assets through which investors can invest in the capital market: equity and what beta, debt. है ना? तो इन्वेस्टर्स कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? या तो इक्विटी से कर सकते हैं आइडियली, या तो क्या बेटा, डेट से कर सकते. अभी इक्विटी में वैसे तो प्रेफरेंस शेयर भी है, बट ये लोगों ने सिर्फ इक्विटी एंड डेट लिखा है. फिर क्या बोलते हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स हैपन इन इक्विटी बाय ग्रेजुअली डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैव आल्सो गेन्ड अ लॉट ऑफ स्टीम. स्टीम का मतलब क्या अभी बेटा? रिकॉग्निशन. तो वो भी फॉर्म में आ रहे हैं. नॉर्मली पहले क्या होता था बेटा? पहले प्योर फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग में सिर्फ इक्विटी आता था. अभी वो लोग बोले इक्विटी के साथ साथ डेट मार्केट भी ऑब्वियसली. बट traditionally, funds could be in the form of equity or what better debt. Equity would mean the money provided by shareholders without any payment clause or charge creation on asset. मतलब ये वाला पार्ट का बोलो. बराबर है. डू यू अंडरस्टैंड? देयर इज नो सिक्योरिटी फॉर अ इक्विटी शेयर. डेट के लिए तो होता है ना, राइट? डेट जब भी अपन देते हैं, तो जैसे बैंक को लोन, बैंक से अपन ने लोन दिया, तो बैंक कुछ तो क्या मांगेगी? सिक्योरिटी मांगेगी. तो वो बैक होता है सिक्योरिटी से. तो असेट को आप क्या करो, एक गिरवी रखो, मॉर्गेज रखो, या उसको लिंक करो कि कल को हम अगर रिपे नहीं कर पाएंगे तो ये असेट बेच के हम आपका पैसा लौटा दें. तो दैट इज बैक्ड बाय सम सम असेट. ठीक है. एंड बोलो रीपेमेंट क्लॉज. एकदम से एग्जैक्टली, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ व्हाट बेटा, रीपेमेंट फॉर इक्विटी. इक्विटी तो परपेचुअल है. परपेचुअल मतलब क्या है? वो चलते ही जाने वाला है, चलते ही जाना है. पर डेट रिपेमेंट करना पड़ेगा. आपको मालूम है ना, इंडिया में यू कैन नॉट हैव परपेचुअल डेट. मैक्सिमम 20 years. इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 30 years. तो वो तो होना ही चाहिए. ठीक है. बोलते हैं वेयर एस डेट वुड कम along with what beta, repayment clause, security for the loan, and also high finance cost. ठीक है. A well functioning debt and equity market allows the business to what beta, fund investment flexibly
and at relatively low cost at the existing shareholders, thereby contributing to invest in the growth. Striking the right mix of debt and what beta equity would help a company to achieve the optimum capital structure. वापस एक नया, rather not नया, पुराना टर्म, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर. क्या होगा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर? ये अपने को एग्जीक्यूटिव के एफएम में एक टॉपिक ही है पूरा, हाउ टू गेट द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर. तो आपको पता है ना, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में आपका कॉस्ट शुड बी व्हाट बेटा, लोवेस्ट. कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो आप बोलते थे के ओ, है ना, दैट शुड बी द लोवेस्ट. एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म शुड बी व्हाट बेटा, हाईएस्ट, है ना. दैट इज वेयर वी कॉल ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, जहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होना चाहिए, लोवेस्ट, एंड आपका वैल्यू ऑफ द फर्म शुड बी हाईएस्ट. लिख लो लिख लो, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर जहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल लोवेस्ट है एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म इज द. Okay, this would enable a company to fund its business requirements with minimum associated cost. ठीक है. Today, majority of the corporate houses are espousing the debt finance trajectory, choosing. Espousing is what beta, choosing the debt finance trajectory to finance their business expansion plans, mergers and acquisition, setting up of new business, etc. Currently in India, the debt market in India comprises mainly of two segments, that is government. अच्छा ठीक है, इधर आता हूँ मैं. तुम मेरे को बताओ कि एनी बिजनेस में व्हाट शुड बी प्रेफर्ड एज अ फाइनेंस, डेट या इक्विटी? ज्यादा प्रेफर करेंगे? क्यों ऐसा? रीपेमेंट नहीं है, हर हर साल इंटरेस्ट को देने का बर्डन नहीं है. तो पर जितना आप इक्विटी करोगे बेटा, मेरा एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उनका कंट्रोल ओवर द पीरियड क्या होते चलेगा, डाइल्यूट होते चले. आपको समझ रहे हैं? आप चार, मैं कंपनी, आप चार मेरा शेयर होल्डर्स, ठीक है, मेरे को और पैसा चाहिए, मैं और चार लोगों को लेकर आया. तो पहले ईच वन ऑफ यू मस्ट बी हैविंग 25% का से. मैं और चार लोगों को आया तो तुम्हारा 25% बन जाएगा, 12.5%. तुमको अच्छा नहीं लगेगा, तो तुम उल्टे का बोलोगे, फिर तुम क्या करो, पैसा तो चाहिए, बिजनेस तो बढ़ाना है, तो तुम क्या करना? ठीक है. तो डेट एज अ कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इज ऑल्सो द चीपेस्ट. डेट एज अ कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इज ऑल्सो द चीपेस्ट. अब यूजुअली डेट इज प्रेफर्ड कभी, मालूम है, जब तुम है ना अर्निंग कैपेसिटी इंटरेस्ट से ज्यादा रख. ध्यान से सुनना, डेट इज प्रिफर्ड जब तुम क्या करते हो बेटा, अर्निंग कैपेसिटी इंटरेस्ट से ज्यादा रख. ठीक है. मैं तुमको छोटा सा एक नंबर देता है, मान के चलो मेरे पास इक्विटी है जो 4 लाख रुपए इन्वेस्ट, मेरे पास डेट है 10% का, मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट, तो मैंने टोटल 5 लाख रुपए का पैसा लाया, 5 लाख रुपए मेरे बिजनेस में मैंने इन्वेस्ट. अब बिजनेस से मैं क्या कमाऊंगा बेटा, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ठीक है. मान के चल ये है 15%. आरओआई कितना है बेटा, 15%. ठीक है. तो मान के चल मैंने कमाया 5 लाख पे कितना, 15%. मैंने कमाया 5 लाख पे 15%, कितना होगा बेटा, 75,000, है ना. अब आप सोचो बेटा, ये 75,000 में से मुझे इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा. डेट लिया है तो इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा. कितना पे करना पड़ेगा, 10,000 ना बेटा, है ना, 10,000. अब बाकी का पैसा जो है कितना, 65, वो किसका है, बराबर है. अब आप देखोगे ना तो इक्विटी वालों को ये पसंद है. क्यों पसंद है? खुद का भी 4 लाख लगा, डेट का भी 1 लाख लगा. खुद के 4 लाख पे भी 15% कमाया, खुद के 4 लाख पे भी 15% कमाया. कितना कमाया बेटा, 60. डेट के 1 लाख पे भी 15% कमाया. कितना कमाया, 15. समझा कि मैंने क्या बोला? तो ये बेसिकली देख, 5 लाख का दो टुकड़ा,
तो 75 का भी दो टुकड़ा ना। पर क्या किया बेटा, ये 15,000 में से 10,000 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ा, क्योंकि कमाया 15%, पर देना पड़ेगा कितना, 10%। बोलो, अब जो एक्स्ट्रा पैसा बचा वो किसको मिले, तो इसको खुद का 60 तो मिलेगा ही मिलेगा, बट ये एक्स्ट्रा 5,000 भी मिलेगा, इसीलिए इसको कितना मिलता है। अब तुम बोलो एज ए शेयर होल्डर, तुमको डेट पसंद आएगा कि नहीं, चाहे 10% ले, 15% कमाओ, एक्स्ट्रा 5% किसके जेब में गया, शेयर। बट ये मजा कब आता है, तब तक ही आता है जब अर्निंग्स क्या है, ज्यादा है। कल को अगर ये 15% के बदले 10% से नीचे गिर गया, तो जो तुम्हारे जेब में आ रहा था अब तुम्हारे ही जेब से चला भी जाएगा। बराबर है ना, तो इक्विटी का शेयर, इक्विटी का अर्निंग्स क्या हो जाएगा बेटा, अफेक्ट हो जाएगा, तुम्हारे जेब से चला भी जाएगा। ठीक है, तो दैट इज वाई हम लोग बोलते हैं कि ये ना डबल एजेड स्वॉर्ड है। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन व्हाट बेटा, इक्विटी। वो इक्विटी के बेसिस पे क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, क्यों, वो इक्विटी को स्टेक पे लगा रहा है, rather than issuing more equity they want to get into what beta, the debt part, that is what we call as trading on equity। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का आपको बेनिफिट कब मिलेगा, जब तक आपका आरओआई इज हायर देन व्हाट बेटा, इंटरेस्ट। द मोमेंट योर आरओआई गोज लोअर देन इंटरेस्ट, देन देयर इज नो बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अभी ऑब्वियसली ये पर्सनल चॉइस है, हाउ डू यू गो अबाउट इट। आपको अदानी अगर मालूम है ना, तो अदानी ग्रुप यूजेस अ लॉट ऑफ डेटा, उनका मेजरली पूरा बिजनेस में जो फंडिंग है वो डेट से ही है। ठीक है, आज इज डूइंग वेल, पीपल आर वेरी हैप्पी, बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है ना, वो लोग यही बोलते हैं कि यार तुमने इतना डेट लेकर तो रखा है, आज तुम आरओआई इतना अर्न कर रहे हो तो तुमको मजा आ रहा है, व्हाट इफ कल को बाय एनी चांस अगर तुम्हारा अर्निंग्स गिर गया ना, तो किसका जेब से पैसा जाने वाला है, शेयर होल्डर का जेब से पैसा जाने। तो दे आर वेरी कंसर्न। ऑन दी अदर हैंड रिलायंस, दे यूज वेरी लो डेट, वेरी लो। आपको मालूम है लॉकडाउन में एक टाइम था जब रिलायंस वॉज पूरा का पूरा डेट, लॉकडाउन जब ये अपना हुआ था ना, तब रिलायंस पूरा का पूरा डेट फ्री हो। तो ये दोनों बहुत डिफरेंट वे ऑफ व्हाट बेटा, प्लेइंग है। एक विल प्ले कंप्लीटली ऑन डेट, दूसरा क्या करता है, डेट से थोड़ा दूर रहना पसंद। बिजनेसेस तो दोनों के भी सक्सेसफुल, करेक्ट है। सो दिस इज हाउ दे विल डू। ओके, तो ये समझा बेटा, डेट। अभी डेट में कौन कौन इशू करता है बेटा, अभी किसको पैसे का जरूरत है जो डेट से पैसा जमा कर रहा है या सोर्सेस से पैसा जमा कर रहा है, तो दैट व्हाट दे आर सेइंग सी, करंटली इन इंडिया द डेट मार्केट इन इंडिया कंप्राइजेस मेनली ऑफ टू सेगमेंट्स। एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट मतलब डेट्स का सिक्योरिटीज इशू कौन कर रहा है बेटा, गवर्नमेंट। सो पैसा कौन जमा कर रहा है, गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट इज इशूइंग सिक्योरिटीज एंड टेकिंग मनी फ्रॉम द पीपल। डू यू थिंक गवर्नमेंट रिक्वायर्स मनी, ऑफ कोर्स रिक्वायर्स मनी, गवर्नमेंट को पूरा देश चलाना है बेटा, तो उसको बहुत हेवी लेवल पे क्या आ रहा है, पैसा। अभी गवर्नमेंट कैसा सिक्योरिटीज करेगा, सी कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल एंड व्हाट बेटा, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स सुना रहेगा अपन ने, वो क्या है बेटा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, देन यू हैव जीरो कूपन बॉन्ड्स, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स, एंड ऑल्सो व्हाट बेटा, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट। तो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है, दूसरा क्या है, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट। इधर पैसे का रिक्वायरमेंट किसको है, नहीं रे, गवर्नमेंट का हो गया ना, इधर पैसे का रिक्वायरमेंट किसको है, कॉर्पोरेट्स को है ना। किधर गया, तो ये है अपना दूसरा इज व्हाट बेटा, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट, consisting of FI bond, foreign investment bond, PSU bond, then you have debenture, corporate bonds. Now, government securities form a major part of the
मार्केट, तो डेट मार्केट मेजरली किससे बना हुआ है बेटा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी से बना हुआ है इन द टर्म ऑफ आउटस्टैंडिंग इशू, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड ऑल्सो व्हाट बेटा? ट्रेडिंग। तो जिस तरीके से आपका बेसिकली फंड्स का रिक्वायरमेंट। अब ये है ना, इसका क्लासिफिकेशन हम बाद में देखेंगे कि व्हाट इज लॉन्ग टर्म सोर्स, मीडियम सोर्स एंड व्हाट बेटा शॉर्ट टर्म। एज अ रीड तुम लोग चाहिए तो एक रीड मार लो, पर ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन का ना किधर किसी ने नॉर्म्स नहीं सेट किया है कि लॉन्ग टर्म क्या होगा, मीडियम टर्म क्या होगा, शॉर्ट टर्म क्या होगा। सब जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है, जैसे मार्केट में तुमने बचपन से पढ़ता है लेस देन 1 ईयर इज अ शॉर्ट टर्म, ऐसा पढ़ते हो तुम लोग। फिर मैं बोला मीडियम टर्म क्या है, क्यों 1 to 3 क्यों नहीं? समझ रहा है, वो बहुत सब्जेक्टिव है, इधर लिखा थोड़ी है यार 1 to 5 मीडियम टर्म है, मोर देन 5 क्या है लॉन्ग टर्म है। कोई कोई बोलेगा 1 to 3 मेरे लिए मीडियम टर्म है, मोर देन 3 क्या है लॉन्ग टर्म है। कोई कोई बोलेगा 1 to 10 मीडियम टर्म है, मोर देन 10 मेरे लिए क्या रहेगा लॉन्ग टर्म। वो पूरा बिजनेस पे डिपेंड करता है। तो अगर आप देखो तो देखो ना, प्रेफरेंशियल कैपिटल इधर भी है, प्रेफरेंशियल कैपिटल इधर भी, डिवेंचर एंड बॉन्ड इधर भी है, डिवेंचर एंड बॉन्ड इधर। तो मैं भी 20 साल के लिए इशू किया तो लॉन्ग टर्म, 2 साल के लिए इशू किया तो शॉर्ट टर्म, कुछ भी हो, मीडियम टर्म कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर, बस ये सिर्फ आपको चार्ट बोल के उन्होंने दिया हुआ है, कुछ ऐसा खासा उसका मतलब नहीं है। ठीक है, वो एक अपने हिसाब से 5 मिनट में पढ़ लो, कुछ है तो मेरे को पूछ लेना, एंड देन विल बी क्विकली गोइंग ऑन टू द शेयर कैप। So now going ahead with obviously something that you know, but very quick discussions on these parts। मेरे को इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं डालने का आपको, क्योंकि मालूम है। तो हियर वी कम टू व्हाट बेटा, आपका शेयर कैपिटल। अभी शेयर का मतलब मैं बोलता हूँ कि इसमें इक्विटी शेयर भी आएगा एंड व्हाट बेटा प्रेफरेंस शेयर भी आएगा, बराबर है ना? तो the company can issue two type of shares, equity and preference. Equity shares are also known as what beta? Ordinary share, common stock, तुम लोग जो भी बोलो। While preference shareholders enjoy the benefit of receiving their dividend distribution first, है ना? The equity shareholder enjoy what beta? Voting rights in major company decisions, including mergers and acquisitions. Now, preference shares have the right to receive the dividend at a fixed rate,
before any dividend is paid to equity share. Further, when the company is wound up, they have the right to return their capital also before that. बेटा अगेन ये मेरे को लगता है हम लोग है ना 11th से ओसी में वगैरह पढ़ते आए हैं, द डिफरेंस ऑफ प्रेफरेंस एंड व्हाट बेटा इक्विटी. वी नो प्रेफरेंस हैज अ प्रेफरेंस ओवर द डिविडेंड्स एंड आल्सो ओवर द रीपेमेंट, है ना. तो जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करने का होगा, वी अंडरस्टैंड कि इक्विटी के पहले प्रेफरेंस को दिया जाएगा. प्रेफरेंस का डिविडेंड होता है फिक्स्ड, करेक्ट है ना बेटा. अभी अगर कोई एक साल में मान के चल मैं डिविडेंड नहीं दे पाया प्रेफरेंस को, ठीक है, तो क्या वो डिविडेंड अगले साल लूज हो जाएगा, या अगले साल मैं उनको दो बारी डिविडेंड दूंगा, पिछले साल का भी और इस साल का. तो समझो मैंने लास्ट ईयर डिविडेंड नहीं, लास्ट ईयर प्रॉफिट्स नहीं था, तो मैं प्रेफरेंस को डिविडेंड नहीं दे पाया था. अब अगले साल मुझे उसको लास्ट ईयर का भी और इस साल का भी डबल देना पड़ेगा, या एक ही साल का देना. तो वो तुमको देखना पड़ चाहिए कि क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव. तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मेरे को यही बताता है कि कल को अगर आपने लास्ट ईयर डिविडेंड नहीं दिया था तो इट गेट्स क्यूमुलेटेड, एंड नेक्स्ट ईयर यू विल हैव टू गिव टू टाइम्स. जनरली क्या होता है, यूजुअली जनरली शेयर्स क्यूमुलेटिव होते हैं कि नॉन क्यूमुलेटिव. क्यूमुलेटिव होते हैं. तो हम लोग है ना ओवर अ पीरियड ये प्रेफरेंस शेयर का एक जनरल नॉर्म्स देखेंगे कि क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में प्रेफरेंस शेयर आते हैं, ठीक है. देन the preference shares may carry some more rights, such as right to participate in what beta excess profits, which a specified dividend has been paid to equity shares, or the right to receive a premium at the time of what beta redemption. तो देखो ये लोग क्या बोलते हैं, नॉट एवरी टाइम, पर कभी कभी द प्रेफरेंस शेयर may carry some more rights, such as right to participate in the excess profits. So these are those participating preference share. तो बोलता है एक बेसिक डिविडेंड इक्विटी को दिया ना, तो जो एक्सेस बचेगा उसमें भी प्रेफरेंस को वापस क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा. तो प्रेफरेंस का फिक्स डिविडेंड है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बट एक्सेस में भी उनको क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा, ठीक है. Now, which is a specified dividend has been paid to equity shares, or the right to receive a premium at the time of redemption. Now, the preference shares are safer investment than the equity shares. In case the company is wound up and its assets, land building office जो भी रहेगा, are being sold, obviously the money that comes from the sale is given to the shareholders. But उसमें भी सबसे पहले किसको preference है, obviously preference को मिलेगा. After all, shareholder invest in a business and own a portion of it. The preference shareholders are mostly commonly issued by companies to institutions. तो आपको देख रहा है एक बात बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन किसको इशू कर रहा है, मोस्टली इशूड बाय कंपनीज टू इंस्टीट्यूशन. आपने कभी देखा है किसी रिटेल इन्वेस्टर को प्रेफरेंस शेयर होल्डर होल्ड करते हुए? शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, मैंने पढ़ा, वहां पे आप क्या लेते हो, इक्विटी लेते हो, राइट. डू यू हैव अ ऑप्शन टू गेट अ प्रेफरेंस शेयर इनटू द ट्रेड मार्केट? बहुत 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 रेयर है, ठीक है. व्हाई? बिकॉज इट इज इशूड बाय कंपनीज टू होम बेटा, तो इंस्टीट्यूशन ही होता है. तो प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट इशूड टू अ लोकल पब्लिक, it is always to institution. So किसको, for example bank, financial institutions may want to invest in a company but do not want to bother with the hassle of fluctuating what beta share prices, ठीक है. that is why they will go for preference shares. तो preference shares are not traded तो उसका price fluctuate भी नहीं होता. तो वही बोलता है कि बैंक वालों को ना शेयर्स तो चाहिए, बट दे डोंट वांट टू गेट द त्रास of fluctuating prices, so they will not go ahead and invest into equity. They will go ahead and invest into what beta preference, ठीक है. In that case they would prefer to invest in the company's preference shares, into company's preference shares. Companies on the other hand may need money but are unwilling to take what beta loan, so they will issue प्रेफरेंस शेयर्स. मतलब इक्विटी भी नहीं इशू कर सकते क्योंकि वो कंट्रोल डायल्यूट हो जाएगा, लोन भी नहीं लेना चाहते, तो वो लोग क्या करेंगे, दे विल गो फॉर द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है. तो अभी वो लोग ने अपने को दिया है शेयर कैपिटल, वी हैव इक्विटी एंड वी हैव प्रेफरेंस. तो इक्विटी में विथ वोटिंग राइट्स एंड विथ डिफरेंशियल राइट्स एज टू वोटिंग और डिविडेंड और अदर. ये क्या है बेटा, डीवीआर.
आपने सुना है डीवीआर के बारे में, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा अभी आगे, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डीवीआर का, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स में क्या है, देखो रिडीमेबल इररिडीमेबल है, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव है, कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल है, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग है। अब तुम बताओ जनरल ट्रेड्स क्या होना चाहिए, जनरली रिडीमेबल होंगे या इररिडीमेबल, है ना। तो जनरली क्या होंगे बेटा, रिडीमेबल। जनरली क्यूमुलेटिव होंगे या नॉन क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव। जनरली कन्वर्टिबल होंगे या नॉन कन्वर्टिबल, नॉन कन जनरली पार्टिसिपेटिंग होंगे या नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। उनका जनरल ट्रेट नहीं है, दे शुड नॉट बी पार्टिसिपेटिंग। अब पार्टिसिपेटिंग दो चीजों में, राइट, एक तो शेयर्स, एक्सेस ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब इसमें प्रॉफिट्स में, और दूसरा एक्सेस ऑफ कैपिटल में व्हेन द कंपनी इज बीइंग वाउंड अप, है ना। तो अभी के लिए तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वुड बी रिडीमेबल, वुड बी क्यूमुलेटिव, वुड बी नॉन कन्वर्टिबल एंड वुड बी व्हाट बेटा, नॉन पार्टिसिपेटिव, ठीक है। सर कोई भी बैंक को अगर दोनों ऑप्शन है, और डेट का डिफरेंस, हाँ डिफरेंशियल्स की कौन, कोई भी बैंक, हाँ दोनों ऑप्शन है उसके पास, डिबेंचर्स भी नहीं, पर वो बैंक थोड़ी ना डिसाइड करते हैं कि मुझे डेट देना है, वो तो मेरे को, मैं इन्वेस्टर ही बोलता हूँ ना कि आई एम विलिंग टू इशू प्रेफरेंस शेयर, आर यू विलिंग टू टेक दैट। उधर बैंक उसको ये नहीं बोल सकता कि तू डेट ही ले, ही वांट्स टू इशू प्रेफरेंस शेयर्स। तो तू बोलता है डेट ऑफ प्रेफरेंस में मैं क्यों डेट को इशू करूंगा, क्यों प्रेफरेंस को देगा नहीं, ज्यादा मिलेगा उसको। हाँ, एक तो देख कैसा होता है, मैंने बोला क्या, आपका चीपर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है डेट। अभी ना कैसा होता है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करूं, तो सबसे महंगा कॉस्ट है इक्विटी का। अभी हम हमेशा कॉस्ट किसके हिसाब से बोलते हैं, हम लोग ने एक चीज हमेशा बोला है कि द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस। मैं एज अ कंपनी जिससे पैसा मांगने जाता है, तुम कितना एक्सपेक्ट करते हो, तो दैट इज माई कॉस्ट। इक्विटी इज द कॉस्टलीस्ट, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर है ना, सबसे ज्यादा रिस्क लेते, तो वो अपने इन्वेस्टमेंट पे सबसे ज्यादा रिटर्न मांगेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस इक्विटी से थोड़ा कम रिस्क लेता है, तो वो कम रिटर्न मांगता है। सबसे नीचे आता है डेट। डेट इज द लीस्ट रिस्की फ्रॉम ए इन्वेस्टर परस्पेक्टिव। अभी ये मैं रिस्क किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, इन्वेस्टर के। अभी रिस्क में कैसा होता है, देख, अगर मैं डेट के बारे में बात करूं, तो मुझे ना श्योरिटी है, जहां पे श्योरिटी है वहां पे अनसर्टेनिटी नहीं है, जहां पे अनसर्टेनिटी नहीं है वहां पे रिस्क नहीं, क्योंकि रिस्क कहां से आता है, अनसर्टेनिटी। ये प्रूवन फैक्ट है, राइट। रिस्क कहां से आता है, अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी किस में, आप सोचो, एज अ डिवेंचर इन्वेस्टर, तुमको पता है तुमको इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, तुमको पता है कितना इंटरेस्ट मिलना है, तो तुम फ्रीक्वेंसी में भी श्योर हो, तुम अमाउंट में भी श्योर हो। तो बिकॉज तुम्हारे पास अनसर्टेनिटी कम है, तुम कंपनी से मांगोगे भी कम। तो तुम है ना, उसको डेट देके ये नहीं बोल सकता मेरे को इक्विटी के जितना रिटर्न, नहीं, तुझे तू डेट देगा तो तेरे को डेट पे रिटर्न भी कम। थोड़ा ऊपर में जाओ तो प्रेफरेंस। प्रेफरेंस में व्हाट इज श्योर फॉर मी, रिटर्न्स का परसेंटेज, 8% प्रेफरेंस शेयर्स पर, वो मिलेगा ये श्योर नहीं है। प्रॉफिट्स आएगा तो ही मिलेगा, वरना नहीं, पर जब मिलेगा तब 8% ही। तो मेरा एक एस्पेक्ट कंफर्म है, कौन सा, अमाउंट, मेरा फ्रीक्वेंसी कंफर्म नहीं है। तो मैं वहां से ना डेट से थोड़ा ज्यादा रिस्क पे, वो समझता है। मैं अगर डेट के बारे में बात करूँ इधर, मैं अगर ऊपर से जाऊं तो वी हैव इक्विटी, हैव प्रेफरेंस एंड यू हैव डेट, बराबर है। अब देख तू मेरा अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी, डेट में ये भी फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड, ठीक है। प्रेफरेंस में अमाउंट फिक्स्ड, बट ये अनसर्टेन। इक्विटी में बोल, ये भी अनसर्टेन है, ये भी अनसर्टेन है। तो ये सबसे ज्यादा रिस्की, मोस्ट रिस्क, हाई रिस्क, ये मॉडरेट रिस्क एंड ये लो रिस्क। तो ना इससे डेट से गवर, जो भी पैसा, जो भी बंदा कंपनी को डेट देता है, ही कैनॉट आस्क
हायर इंटरेस्ट, बट यू कैन आस्क अ हायर प्रेफरेंस डिविडेंड देन डेट। समझ रहे हैं? तो मैं बैंक है, अब मैं बोलता है कि व्हेन आई गिव यू अ लोन आई कैन आस्क 10%, बट व्हेन आई इन्वेस्ट इनटू योर प्रेफरेंस आई कैन डेफिनेटली आस्क 12, आई विल डेफिनेटली आस्क मोर देन द डेट। ऑब्वियसली मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा तो और ज्यादा, पर मेरे को वो चाहिए नहीं इक्विटी का झंझट मारी। आई एम ओके विथ इन्वेस्टिंग इनटू प्रेफरेंस बिकॉज आई एम गेटिंग मोर रिटर्न्स। क्लियर है? तो वो भी एक ऑप्शन है, बट अगेन इट्स द कंपनीज पॉलिसी ऑल्सो ना। अपन बैंक को, बैंक ये नहीं बोल सकता कि तू प्रेफरेंस मत कर, तू डेट ही कर। अब वो ऑब्वियसली बैंक कैन चूज ऑन द प्रीमाइस की मुझे डेट से प्रेफरेंस में ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलेगा, ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आता है मेन पार्ट, स्लोली स्लोली वी स्टार्ट विद द फ्रेमवर्क ऑफ योर रेगुलेशंस बेटा। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब व्हाट इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गोइंग टू बी टेलिंग अस? तुमने अलग अलग तरीके का इन्वेस्टमेंट के ब्रॉडली टर्म्स को समझा। अब ये समझो कि कौन से इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, है ना? कौन सी चीजें देखनी पड़ेगी। देखो, कभी भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इटसेल्फ इज गोइंग टू बी अ लिटिल इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज जब मैं कोई नया सोर्स में उतरना चाहता हूं, मैं इक्विटी इशू करना चाहता हूं, तो मुझे क्या क्या हिट होने वाला है, मुझे किस किस का ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो मेरे को देखना पड़ेगा। सो मे बी मैं एक लिस्टेड कंपनी हूँ और मैं इक्विटी इशू करना चाहता हूँ, तो शायद मेरे को कंपनी एक्ट तो लगेगा ही लगेगा। सो आई हैव टू कीप एन आई ऑन द कंपनी एक्ट का प्रोविजन, बट सामने सामने आई ऑल्सो हैव टू लुक एट द सेबी का एलओडीआर। मैं नया इशू कर रहा हूँ तो मेरे को शायद आईसीडीआर भी देखना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस है, तो ये लोगों ने ना एक ब्रॉडली अपने को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दिया है। आगे चल के ऑब्वियसली वी हैव इंडिपेंडेंट चैप्टर्स जो अपने को बताएंगे। आईसीडीआर का एक चैप्टर होगा, एलओडीआर का एक चैप्टर होगा, जो अपन ने देखा कि डेट इशू करने के टाइम पे आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, वो सब है। पर ये लोगों ने ब्रॉडली अपने को, तो देखो, सिंस हम लोग कॉर्पोरेट्स का बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग दैट विल ऑलवेज हैव टू लुक इज द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। तो आइडियली मेरे को ये तो हमेशा क्या करना है बेटा, देखना ही है। तो मेरे लिए ये मेरा फर्स्ट हिट जाता है बेटा, कि मैं जब कॉर्पोरेट फाइनेंस का बात कर रहा हूँ तो एज अ कॉर्पोरेट व्हाट आई एम गोइंग टू हिट इज द कंपनीज एक्ट। ठीक है, अदर देन कंपनीज कोई और है कॉर्पोरेट्स बेटा? तो बोल। एलएलपी, ठीक है। और बैंक्स आर आल्सो कॉर्पोरेट्स ओनली, दो दे माइट नॉट बी टिपिकली व्हाट बेटा, कंपनीज। बराबर है? तो ये लोग क्या बोलते हैं, वो कुछ भी करो पर तुमको कंपनीज एक्ट तो आएगा ही आएगा। अभी बैंक में सेक्टोरल एक्ट लगते हैं, आपको पता है ना बेटा? तो बैंक में उनका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इंश्योरेंस में उनका इंश्योरेंस रेगुलेशन इंश्योरेंस एक्ट है, तो वो सेक्टोरल एक्ट भी लगेंगे। बट बेसिकली कुछ नहीं, तो जो कॉर्पोरेट्स है उनको तो कंपनीज एक्ट तो हिट होएगा ही होएगा। फिर अभी दो चीजें हैं आपका, ठीक है? एक तो आपका आएगा आईसीडीआर एंड दूसरा आपका आएगा एलओडी। करेक्ट है? अभी आईसीडीआर कभी बोलता है, सो ये बोलता है कि इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। सो ये कौन दे रहा है बेटा? सेबी दे रहा है। ठीक है, अब सेबी का पिक्चर में आएगा जब लिस्टेड होगा। ठीक है, अगर अनलिस्टेड है तो सेबी का उससे कोई लेना देना है ही नहीं। तो जब लिस्टेड कंपनी वांट्स टू इशू सम न्यू शेयर्स, है ना, आईपीओ होता है अपना, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो इनिशियल करने के लिए तो आपको लिस्ट तो करना ही पड़ेगा। तब आप क्या करोगे, यू विल हैव टू आल्सो फॉलो द आईसीडीआर का व्हाट बेटा, प्रोविजंस। अभी वैसे ही अगर मैं बात करता हूं, देखो, इशू ऑफ लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी। ठीक है, तो अभी नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज में आपको क्या क्या आता है? वही डिबेंचर्स है, आपके प्रेफरेंस शेयर्स है। तो वेन एवर यू आर गोइंग टू इशू दैट, आपको ये सेबी का नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज का फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस कुड बी योर थर्ड। देन बेटा सेबी एलओडीआर प्रोविजंस भी आएगा बेटा आपके लिए। ठीक है, ये क्या है कि मैं एग्जिस्टिंग शेयर
मतलब हूँ और मुझे एग्जिस्टिंग में फर्दर पब्लिक ऑफरिंग वगैरह करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एलओडीआर का रिक्वायरमेंट्स फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। एंड लास्टली अपने पास कौन है बेटा, आरबीआई। अभी आरबीआई वी नो इट्स ओनली फॉर व्हाट बेटा, आरबीआई किसको टच करेगा, बैंक्स, है ना, एनबीएफसी, इनको क्या करता है आरबीआई, कंसर्न करता है। मैं एक प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी हूँ, क्या मुझे आरबीआई गाइडलाइंस फॉलो करने का जरूरत है, नहीं। आरबीआई विल लुक एट ओनली वन बेटा, बैंक्स एंड एनबीएफसी। तो दैट इज हाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कौन से सेक्टर में मैं जाऊंगा तब मुझे कौन सा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉलो करना पड़ेगा। अभी के लिए तो ये लोग ने बहुत जिस्ट दिया है अपने को, छोटा सा पार्ट दिया है कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी, क्लियर है। अभी के लिए रिवीजन ही है ना, ये चैप्टर है ना, इट्स मोर सो लाइक अ रिवीजन, इधर उधर का वो लोग ने पूरा डाल के रखा है, बट ऑब्वियसली चैप्टर है, कुछ नया मिलेगा। जैसे तुम वो डीवीआर वाला एक बहुत अच्छे से वो लोग ने कॉन्सेप्ट दिया है, तो यू विल अंडरस्टैंड क्यों डीवीआर इशू होते हैं, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इशूइंग अ डीवीआर। मालूम है आपको डीवीआर क्यों इशू होता है, ये तो पता है, नाम डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है, फिर पर उसका पर्पस क्या होता है, परफेक्ट वोटिंग राइट डाइल्यूट ना हो, तो वो सब आपको शायद उनसे नया नया चीज मिलेगा। हु वाज द फर्स्ट कंपनी टू इशू अ डीवीआर, टाटा वाज देयर, जिसने पहले टाइम डीवीआर को क्या किया था, इशू किया था। तो भी आज की तारीख में इंडिया में डीवीआर का मार्केट इतना नहीं है। आप अगर देखोगे स्टॉक मार्केट में देयर आर वेरी हैंडफुल ऑफ कंपनीज जिन्होंने डीवीआर इशू किया, क्योंकि वो नहीं चलता है। तो एक एनालिसिस है जो बोलता है कि नॉर्मल जो शेयर्स ट्रेड होते हैं उसका 75% टू 90% लेस देर इज ट्रेडिंग इन द डीवीआर का शेयर्स, लेस 75 to 90% लेस। मतलब उधर 100 रुपए का हुआ तो इधर सिर्फ 10 रुपए का ट्रेडिंग हो रहा है, उधर 100 रुपए हुआ तो इधर सिर्फ 25 रुपए का ट्रेडिंग हो रहा है फॉर द डीवीआर का शेयर्स वॉल्यूम वाइज। तो वैसा कुछ है उसका, ठीक है। इसको थोड़ा सा बेटर पढ़ने का जरा कोशिश करते हैं। तो ये फटाफट करके एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, देन वी गो। देखो जरा, ये इतना कुछ खास नहीं है, विल हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी हैपन। ये तो मैं चलो देखते फटाफट। तो बोलता है दी कंपनीज एक्ट 2013 एंड द कंपनी शेयर्स कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014, तो किस किस को एप्लीकेबल होगा कंपनीज एक्ट। देखो बेटा, तो सेक्शन 43 of the Companies Act recognizes two kinds of share capital. We know equity है and we know there is preference. Equity में भी we know equity with voting rights and with what बेटा तेरा differential rights। अभी differential rights किस में होता है बेटा, या तो डिविडेंड में होता है, या तो किस में होता है, वोटिंग में होता है। ठीक है, और अदरवाइज, अदरवाइज भी हो सकता है पर वो बहुत कॉमन अगेन नहीं है, किसी में भी वो लोग कर सकते हैं डिफरेंशियल, कॉमनली इट इज डिविडेंड एंड वोटिंग। ठीक है, in accordance with such rules as may be prescribed, and we also have what beta preferential। Then section 55 of the Companies Act provides that preference share can be redeemed only out of distributable profits of the company। बोलो दो तरीका क्या है रिडम्पशन का ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और सीआरआर। तो तुम क्या कर सकते हो बेटा, तुम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हो दो ही तरीके से, या तो तुम उसके सामने फ्रेश इशू करो, या तो तुम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में से करो। पर जब तुम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में से करने वाले हो तो उतना अमाउंट आपको क्या करना है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में रखना पड़ेगा। ये लोग भी वही बोलता है कि देखो सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स दैट द प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम ओनली आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी और आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स made for the purpose of redemption. Now, this section states that where any such shares are redeemed out of distributable profit, a sum equal to nominal amount. Nominal amount is face value of the shares redeemable shall be transferred out of profits to the reserve fund, and which is called as the capital redemption reserve। अभी why am I doing this nominal account, तो तुम सोचो बेटा, अगर मैंने 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर को 110 में रिडीम किया, मेरे को सीआरआर कितने का बनाने का है, 100 का कि 110 का, 100 का। तो प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि जितने अमाउंट का हम रिडम्पशन कर रहे हैं उतने का नहीं है, यू हैव टू क्रिएट सीआरआर ओनली फॉर द
नॉमिनल अमाउंट, दैट इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स दैट यू आर रिडीम। अभी अभी हमने देखा राइट, इट कैन बी रिडीम्ड एट प्रीमियम ऑल्सो, प्रेफरेंस शेयर। तो कल को रिडीम हुआ प्रीमियम में, तो तुमको उतने प्रीमियम का भी सीआरआर नहीं बनाने का, वो तो ऑब्वियसली आपका एक्सपेंस आउट हो जाएगा प्रीमियम जो आप दे रहे हो। ठीक है, तो आपको सीआरआर कितने का बनाने का, उसके फेस वैल्यू। ठीक है, चलो। Then the companies are required to comply also section 55, issue of redemption of preference shares read with rule 910 of the company's share capital and what beta debenture rules. Similarly, section 71 of the Companies Act prescribes the condition for issue of debenture. Okay, a debenture is a legal document that represents a secure means by which a creditor can lend money to a debtor. The company may issue debenture with an option to convert such debentures into what beta shares, which are convertible debentures, either wholly or part at the time of redemption. Company is required to comply with Section 71 read with Rule 18 of the Company Shares and Debentures Rules 2000 and अभी यूजुअली आप देखो ना बेटा, तो ये वाला जो है, ठीक है ना, सेबी गाइडलाइंस। ठीक है, ये किस किस के लिए है, आपका मेनली शेयर्स के लिए है, एंड ऑल्सो कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज के लिए, जो शेयर्स में क्या होने वाला है, कन्वर्ट होने। तो अभी कन्वर्टिबल का बात है, ये एक पार्ट हो गया। तो द नेक्स्ट पार्ट इज क्या है बेटा, देन सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ व्हाट बेटा, नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज। तो देखो ऊपर हम लोग ने किसका बारे में बात किया, इक्विटी एंड कन्वर्टिबल्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज। तो द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड द सेबी इशू of what beta, issue and listing of non-convertible securities regulation 21. This regulation provides a framework for one, क्या क्या है देखो, अभी नॉन कन्वर्टिबल में क्या क्या आएगा बोलो, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड, देखो इधर कमर्शियल पेपर को भी ये लोगों ने इसमें क्या करके रखा है, इंक्लूड करके रखा है। तो देखो इशुएंस एंड लिस्टिंग, तो दोनों है, इशुएंस एंड व्हाट बेटा, लिस्टिंग ऑल्सो of debt securities and non-convertible redeemable preference share. ठीक है, by an issue by way of public issue, by way of public issuance, then issuance and listing again of देखो non-convertible securities by an issuer issued on a private placement basis which are proposed to be what beta listed। तो या तो यहाँ पे क्या है, इश्योरेंस एंड लिस्टिंग बोला, मतलब लिस्ट होने वाला है, दिस इज अगेन प्रपोज टू बी व्हाट बेटा, लिस्टेड एंड लिस्टिंग ऑफ कमर्शियल पेपर। इधर इशू का बारे में बात नहीं किया, इधर सिर्फ क्या बोला, लिस्टिंग ऑफ कमर्शियल पेपर विच इज इशूड बाय इशूअर इन कंप्लायंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम बाय द आरबीआई। क्योंकि ये तुम क्या देख रहे हो बेटा, आरबीआई का गाइडलाइन से तुम इशू करोगे, बट सेबी के गाइडलाइन से तुम क्या करने वाले हो, लिस्ट करने वाले। तुमको समझ रहे हैं ना फर्क बेटा, when I am talking about listing, then only I am talking about the SEBI guidelines। तो इसके लिए डेट सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के लिए इशुएंस भी का गाइडलाइंस भी है, लिस्टिंग का भी है। ठीक है, अदर नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज के लिए इशुएंस एंड लिस्टिंग का भी है, बट कमर्शियल पेपर के लिए इट इज ओनली फॉर द लिस्टिंग गाइडलाइंस, क्योंकि इशू का गाइडलाइंस कौन दे रहा है बेटा, उनको इशू का गाइडलाइंस दे रहा है। ठीक है, तो देर इज, देन थोड़ा मैं इधर आ जाऊं, तो सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, तो मैं बात करता हूं किसका बेटा, आईसीडीआर का। तो देखो डेट सिक्योरिटीज विच हैव कन्वर्टेबल आइदर पार्शियली और फुल्ली or optionally into what beta, listed or unlisted equity shall be guided by the disclosure norms applicable to equity other instruments offered on conversion of what beta, in terms of savings, that is ICDR का requirements। तो ICDR किसके लिए, डेट सिक्योरिटीज विच आर व्हाट, कन्वर्टेबल आइदर पार्टली और फुल्ली। तो हम लोग ने इसीलिए बोला था, मैं यहाँ पे आपको क्या बोला था, यहाँ पे देखो आईसीडीआर किस किस को एप्लीकेबल था, तो अपन ने बोला इक्विटी शेयर्स एंड व्हाट बेटा, कन्वर्टिबल्स के लिए भी है।
जो कन्वर्टिबल्स है। ठीक है, तो आईसीडीआर के बाद यूजुअली क्या देखना चाहिए बेटा, अपने को एलओडीआर देखना चाहिए। फिर वी आर टॉकिंग अबाउट सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। द लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज इंश्योर्ड बाय वे ऑफ व्हाट बेटा, एन अग्रीमेंट which is entered into between the stock exchange and the issuing company. The agreement is called as the listing agreement. All listed entities shall comply with the listing conditions stipulated by the listing regulations to provide a substantial information about the company to the stock exchange with the specified timeline. Then you have the provisions of Chapter 4 and 5 of SEBI listing obligation and disclosure requirements. These shall apply only to a listed equity which has listed its what beta non-convertible debt securities and non-convertible securities on a recognized stock exchange in accordance with what beta SEBI. अब आपको भी पता है कि ये जो 4 और 5 है, ये आपको नहीं पता होगा तो अभी ध्यान देना। आपका 4 और 5 है, ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा? पढ़ो 1 मिनट ये वाला पार्ट, देन यू विल टेल, रीड दिस। तुमने एलओडीआर पढ़ा है ना? हाँ, तो एलओडीआर में देर इज वन चैप्टर 3, ये आपका कॉमन चैप्टर विच इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। बट जो 4 और 5 है ना, वो किसके लिए एप्लीकेबल होगा? ओनली, देखो, शाल अप्लाई ओनली टू अ लिस्टेड एंटिटी but which has to list क्या बेटा, नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज। करेक्ट है? तो आपको जब डेट सिक्योरिटीज नॉन कन्वर्टिबल डेट को लिस्ट कराना है, तब तुमको एडिशनली चैप्टर 4, एंड जब नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज को लिस्ट कराना है तो एडिशनली चैप्टर 5 का रिक्वायरमेंट फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये किसने दिया बेटा? ये तो सेबी गाइडलाइंस है, मतलब ये कंपनीज एक्ट का गाइडलाइंस होगा, प्लस उसमें एलओडीआर में सेबी क्या करेगा, एक्स्ट्रा गाइडलाइंस भी आपको देगा जो आपको फॉलो करना चाहिए। करेक्ट है? तो दैट इज डन। देन आई थिंक ये अपना हो गया, राइट? 1 हो गया, 2 हो गया। देन यू हैव आरबीआई। आरबीआई किस किस को अभी रेगुलेट कर रहा है? वन ऑब्वियसली एज वी सॉ बैंक्स, एंड दूसरा किसको करेगा बेटा? एनबीएफसी को करेगा, राइट? सो दैट इज हाउ आरबीआई इज गोइंग टू बी। तो देखो, आरबीआई गाइडलाइंस अलाउज बैंक्स टू रेज कैपिटल बाय वे ऑफ व्हाट बेटा, इशू ऑफ नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स सच एज परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, देखो पीएन सीपीएस, इस लगा देना पीएनसीपीएस, एंड व्हाट बेटा, इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स। Now these instrument needs to be in compliance with specified criteria for inclusion in the additional tier 1 capital। अब ये ना, ये एक पार्ट है बेटा, ये वाला जो आरबीआई वाला पार्ट है ना, वो अपने को ज्यादा देखने का या ज्यादा समझने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू बी टचिंग द बैंक्स एंड द एनबीएफसीज। तो अपने पूरे इसमें बैंक्स और एनबीएफसीज का कुछ ज्यादा है नहीं, ये लोग ने सिर्फ एज अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इधर दिया है। बट इसमें बहुत ज्यादा नहीं भी समझेगा या अपने को ज्यादा ध्यान नहीं भी दिया तो भी चलेगा, सिर्फ एक रीड मार लो कि आपका टीयर 1, आपको और में देर आर टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल बैंक्स में। तो बैंक्स में कैपिटल्स होता है ना, जो डिवाइडेड होता है टीयर 1 एंड टीयर 2 में। तो कल को कभी भी लॉस होता है तो लॉस विल ऑलवेज बी फर्स्ट एडजस्टेड विद द टीयर 1 का कैपिटल। तो दे हैव, आरबीआई ने नॉर्म्स दिए हुए उनको कि आप ऐसे ऐसे रखो, तो अपने को उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देने का है। सिर्फ आप ध्यान दे, ये पढ़ के ले लो एक बारी। तो वापस एक बारी पढ़ता हूँ। ये क्या बोलता है कि आरबीआई गाइडलाइंस अलाउ बैंक्स टू रेज कैपिटल बाय इशू ऑफ नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट such as there are perpetual non-cumulative preference shares and innovative preference perpetual debt. Now these instruments need to be in compliance with the special criteria of inclusion in additional what beta tier 1 capital. Further, these instruments inter alia should be also able to absorb loss, okay, either one through conversion of common shares
टू एंड व्हाट बेटा ऑब्जेक्टिव प्री स्पेसिफाइड ट्रिगर पॉइंट। तो लॉस कौन ऑब्जर्व करेगा फाइनली? कॉमन शेयर्स ही लॉस ऑब्जर्व करते हैं। तो लॉस कैन बी कन्वर्टेड ऑब्जर्व बाय कॉमन शेयर्स आल्सो। वो भी क्या होगा? एक प्री स्पेसिफाइड ट्रिगर पॉइंट होगा कि ये पॉइंट के बाद द लॉस शुड बी adjusted against the common share capital। तो वो होना चाहिए। सेकंड, रिटर्न डाउन, राइट डाउन मैकेनिज्म। राइट डाउन इज टू राइट ऑफ mechanism that allocates losses to instrument at a pre-specified trigger point। अब फर्स्ट कौन लॉस खाया? इक्विटी। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो बोलता है इंस्ट्रूमेंट्स के अगेंस्ट भी आप क्या करो? लॉस को राइट ऑफ करना चालू। ठीक है, ये आपका आरबीआई का बैंक्स के लिए गाइडलाइंस। सिमिलरली आपका एनबीएफसी के लिए गाइडलाइंस होगा। बोला एनबीएफसी कौन से दो तरीके का होता है ब्रॉडली? सॉरी, नहीं ब्रॉडली। पहला होगा आपका सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एंड सिस्टमैटिकली नॉट इंपॉर्टेंट। उसके अंदर भी फिर डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग, बराबर है। तो दैट इज हाउ दे ट्राई टू चेंज इट। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कभी बनता है या किसको बोलते हैं अपन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट होगा? नेटवर्थ का क्राइटेरिया है क्या? 500 है ना? दिया देख 500। देखते हैं। तो आरबीआई has issued detailed directions on prudent and governance norms, wide what beta master directions on the NBFC, non-systematically important, non-deposit taking company, directions 2016. Now, these directions are applicable to NBFC not accepting or holding public deposits, which is again not systematically important। नाम से ही समझ रहे हैं ना बेटा, non systematically non depositing। ठीक है, एनबीएफसी फैक्टर रजिस्टर्ड with a bank under section 3 of the factor regulations act। आपको मालूम है फैक्टर होता है? फैक्टरिंग अपने पढ़ा है एफएम में बेटा। द वन हु इज व्हाट बेटा टेकिंग केयर ऑफ डेट्स, जो डेट को कवर करने का वगैरह कॉस्ट मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो फैक्टर। एंड हैविंग एन एसेट साइड ऑफ बिलो कितना बेटा? 500 को। तो इसके लिए सी व्हाट वी आर टॉकिंग हियर इज नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, बराबर है। ये कब होगा? वेन उसका असेट साइड की साइज कितना है? बिलो 500 करोड़। तो आप सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कब बनते हो? जब आपका असेट साइज या नेटवर्थ है 500 करोड़ से ज्यादा। करेक्ट है, 500 करोड़ या उससे ज्यादा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज ऑल्सो एनबीएफसी आईबीसी आईएफसी सॉरी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज कौन है? तो आपने सुना होगा डीएचएफएल का नाम, डी1 हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। शाहरुख खान ऐड करने को आता था मन में डीएचएफएल का। ये क्या है? एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। बैंक नहीं है बट इट विल फंड फॉर हाउसिंग लोन्स। इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करेगा बेटा? फाइनेंस करेगा। वैसे एलएनटी फाइनेंस भी है। ठीक है, so those are infrastructure finance companies again registered with the bank under the provisions of the RBI having an asset side of below कितना? 500। so they are talking about non systematically important, so everything has to be below 500 crore and others as mentioned in clause 2 of the master direction। RBI has also issued detailed direction on prudent and governance norms on what beta non-banking financial company which are systematically important, non-deposit taking company and deposit taking companies also of RBI direction 2016। तो ये मेरा बेसिक क्या है बेटा? रेगुलेटर्स है जिन्होंने मेरे को अलग अलग तरीके से बोला कि आपको ये सब ध्यान देखना पड़ेगा। अभी दिस इज अगेन एज आई सोल्ड जस्ट अ वेरी स्मॉल ब्रीफ। अच्छे से हमको एक एक चैप्टर में जब हम जाएंगे, जब हम डिबेंचर्स का चैप्टर में जाएंगे तब हम लोग पूरा देखेंगे कि कौन किसको एप्लीकेबल हो रहा है, किसको एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, एक रीड मार के ले लो, देन चाहिए तो वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। कुछ डाउट है तो एक बार वापस पूछ ले। ये एक रह गया ना अपना, नहीं ये पढ़ा।
डन बचा। 47 हुआ है। एक 5 मिनट का ब्रेक लेके चलो। शगुन है ही नहीं। तो बच्चे ये ना अपन ने बेसिकली अभी रेगुलेटर्स देख लिए। अगेन देर इज नो नथिंग वेरी न्यू about the next part. So they are giving us a brief about equity share. They are giving us a brief about preference share, and then they'll give us a brief about debt, आपका डिबेंचर या डेट। तो इक्विटी शेयर्स में ऐसा बहुत ग्रेट नहीं, बट यस डीवीआर के रिलेटेड तुमको काफी नया सीखने। इक्विटी शेयर इज नोन एज कॉमन स्टॉक, यस वी नो, or a common share capital that represents the ownership in a company. Common shares capital is generally divided into units known as what? Shares. These unit holders are called the equity shareholders. They are the real owners of the company and the policy makers of the company. However, they do not have access to day-to-day affairs of the company. They appoint their representatives called as the board of directors to look over the affairs of the company. अभी ये हमको भी मालूम है, बचपन से मालूम है बेटा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स भले ओनर्स हो, पर कंपनी चलाने वाले असली लोग कौन होते हैं बेटा? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। इक्विटी शेयर्स वालों को कुछ राइट्स है, बट दे कैन नॉट इंटरफियर इन द डेली डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। वो तो कौन कर रहा है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। अब इक्विटी शेयर होल्डर होल्डर क्या कर सकते हैं बेटा? वो ये भी नहीं बोल सकता कि हमको डिविडेंड दो या मत दो। वो तो डिसीजन कौन ले रहा है? बोर्ड ही ले रहा है। ठीक है, वी आर वेल अवेयर ऑफ दैट कि बोर्ड आपको डिविडेंड प्रपोज करेगा। आपके पास सिर्फ इतना से है कि या तो आपको डिविडेंड चाहिए या नहीं चाहिए, बताओ। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि यार तू 10% ही दे रहा है, 15 देना, या 10% दे रहा है नहीं चाहिए 8% दे दे, ऐसा भी नहीं बोल सकता। तो सिर्फ इतना ही देखना है कि वेदर यू वांट और यू डोंट। बाकी का सब कौन कर रहा है बेटा? डायरेक्ट। Then, according to explanation 1 to section 43 of the Companies Act 2013, equity share capital with reference to any company limited by shares mean all the share capital which is not a preference share capital. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन था। ये क्या बोलता है? इक्विटी शेयर कैपिटल वो कैपिटल है जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं। ठीक है। फिर क्या बोलता है? इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल हैव voting rights at all the general meeting of the company. These votes have the effect of controlling the management of the company. Equity share have the right to share the profits of the company in the form of dividend and the bonus share. तो प्रॉफिट या तो आपको हाथ में दे दिया जाएगा तो डिविडेंड हो जाएगा, या तो ओवर अ पीरियड हम प्रॉफिट को अक्यूमुलेट कर करके फाइनली उसके अंदर से क्या करेंगे बेटा? बोनस इशू करेंगे। तो बोनस शेयर भी एक तरीके का क्या है बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ही है, राइट? बट वो नॉन कैश पे। कैश में दिया तो डिविडेंड हो जाता है, नॉन कैश में दिया तो क्या बनेगा बेटा? बोनस। अब ये ना देख, आई एम नॉट रियली कंसर्निंग यू पीपल, जो तुमको पता है तो मेरे को फुकट का घुमा घुमा के एक ही चीज पे बात करने में कोई मतलब नहीं है, जो यू ऑलरेडी नो। ठीक है, तो अपन जहाँ पे फास्ट जाना है वहां पे फास्ट जाएंगे। जैसे डीवीआर इज समथिंग दैट आई एम मोर कंसर्न कि उसमें क्वेश्चन भी आ सकता है, उधर थोड़ा अपन डिस्कशन ज्यादा करेंगे। बाकी ये मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ स्ट्रेट अप, बिकॉज देर इज नथिंग ग्रेट टू डिस्कस जो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है। However, they are saying even equity shareholder cannot demand the declaration of dividend by the company, which is left to the sole discretion of the board of directors. ठीक है। When the company is wound up, payment towards the equity share capital will be made to the respective shareholder, but only after payment of claims to all the creditors and the preference share capital. अभी कंपनी वाइंडिंग अप पे रीड हो कि जो भी पैसा बचेगा वो सारा का सारा किसको जाएगा? इक्विटी को। तो तुम क्या करोगे? एसेट विसेट बेच दोगे, सारा आपका जो भी क्रेडिटर्स है उनको पे करोगे, प्रेफरेंस को पे करोगे, फिर जितना भी बचेगा ठीक है वो पूरा का पूरा इक्विटी को जाएगा। फिर कभी तुम ये नहीं बोल सकते कि यार इक्विटी का नॉमिनल वैल्यू तो 10 लाख है पर अभी 12 लाख बचा है। 12 लाख तो पूरा 12 लाख जाएगा, वरना 2 लाख किसको जाएगा बेटा? है ना, कोई ऐसा दूसरा कोई टेकर है ही नहीं, जो ओनर्स है उसी को वो पूरा देना पड़ेगा। ठीक है। नाउ कम्स आपका डीवीआर बेटा। ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ठीक है। तो अब डीवीआर का क्या है? तो इफ यू कुड जस्ट सी,
विथ रिगार्ड्स टू डीवीआर अपने को थोड़ा समझना। तो जब मैं डीवीआर शेयर्स का बात करता हूँ, तो फर्स्ट वी विल ऑब्वियसली हैव टू लुक एट व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट डीवीआर का शेयर्स। तो डीवीआर का शेयर एज ही करेक्टली सेड आर इशूड ताकि आपका जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट ना हो। अभी क्या होता है देख बेटा, अगर मैं, तुम मेरे इक्विटी शेयर होल्डर से, अभी भी मैंने बोला था मैं कंपनी है, तुम चार मेरे इक्विटी शेयर होल्डर है, तुम्हारे पास 25% का क्या है बेटा, शेयर होल्डिंग। नाउ वी वांट सम मोर मनी, आइदर यू गेट इट बाय फ्रेश इशू, वैसे किए, फ्रेश इशू नहीं चाहिए, उससे हमारा होल्डिंग्स डाइल्यूट होगा। तो मैं बोला फिर प्रेफरेंस शेयर, बोला प्रेफरेंस शेयर भी प्रेफरेबल नहीं लग रहा है। डेट, डेट में वापस तुम बोले इंटरेस्ट हर साल देना पड़ेगा, तो क्या करने का अभी। तो ये लोग ने बोला चलो एक काम करते हैं, लेट्स इशू शेयर्स बट विद डिफरेंशियल वोटिंग। अब इसमें क्या होता है, यूजुअली आपका क्या रहता है बेटा, वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट, वन शेयर इज इक्वल टू वन। डीवीआर में मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, डीवीआर में मैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू कर सकता हूँ। मतलब डीवीआर कैन बी आइदर सुपीरियर, जहां पे आई कैन से वन शेयर ऑफ डीवीआर मे बी इक्वल टू टू वोट्स, और इट कैन बी इंफीरियर, जहां पे आई कैन ऑल्सो से वन शेयर ऑफ डीवीआर इज इक्वल टू 0.10 वोट्स, मतलब 10% ऑफ वॉट बेटा, वोट्स। सिर्फ वन शेयर वन वोट नहीं, वन शेयर इज इक्वल टू 10% ऑफ दैट वन वोट, या हाफ कर लो टू बेटर अंडरस्टैंड। टू वोट्स का मतलब हाफ वोट, ठीक है, हाफ वोट। अब विद दिस व्हाट हैपेंस इज यू आर हैप्पी कि कंपनी में पैसा तो आएगा, बट वोट कितना आएगा, हाफ, मतलब तुम्हारा मेजोरिटी हमेशा बना रहेगा, तुम्हारा मेजोरिटी हमेशा बना रहेगा, यू आर हैप्पी। बट तुम सोचो अगर मैं ये इंफीरियर राइट्स वाला शेयर इशू करता हूँ, वो शेयर होल्डर पागल थोड़ी है, बोलेगा यार उन लोगों ने भी 100 रुपया दिया या 10 रुपया दिया, उनको वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट मिला, मैंने भी 10 रुपया दिया, मेरे को वन शेयर इज इक्वल टू हाफ वोट मिला, मैं क्यों लूं। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए इन अ डीवीआर देयर इज ऑल्सो डिफरेंशियल राइट्स विथ रिगार्ड्स टू व्हाट, डिविडेंड्स। तो उनको क्या प्रॉमिस करते हैं कि हम तुमको डिविडेंड्स क्या करेंगे, ज्यादा देंगे, उसमें भी डिफरेंशियल राइट क्लियर करेंगे एज रिगार्ड्स टू अ नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर। तो अभी तुमको कुछ ना कुछ तो बेयर करना ही पड़ेगा ना यार, या तो कंट्रोल डाइल्यूट करो, या तो पैसा कॉस्ट ज्यादा दे दो। तो वो लोग क्या करते हैं, डिविडेंड ज्यादा दे देते हैं, पर आपका शेयर्स क्या करते हैं, कम करते हैं। अब यूजुअली अपना क्या है, 2008 में वो टाटा ने पहली बारी डीवीआरस क्या किया, इशू किया। तो 2009 में इमीडिएटली आपके सेबी ने उसको क्या कर दिया, बैन कर दिया कि डीवीआर शुड नॉट बी इशू, ठीक है। फिर वापस 2019 में सेबी अलाउड पीरियड डिवीएस। इधर जो बैन हुआ था ना बेटा, वो क्या हुआ था, सुपीरियर डिवीएस। इंफीरियर डिवीएस में कभी भी उनको कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं, बट वो लोग ने क्या बैन किया था कि तुम सुपीरियर डीवीआर इशू नहीं कर सकते। बट 2009 में वो भी किया, बट विथ हैवी रेस्ट्रिक्शंस एंड व्हाट बेटा, कंडीशंस दैट दे आर सेइंग कि आपका जो भी है वो क्या होगा बेटा, डीवीआर इशू होगा, बट विथ हैवी रेस्ट्रिक्शंस एंड। तो अपने को एक अंडरस्टैंड है अभी डीवीआर इशू करने का पर्पस क्या है, ठीक है। डीवीआर इशू होता है तो डिफरेंशियल राइट्स क्या है, डिफरेंशियल राइट्स है विद रिगार्ड्स टू वोटिंग आल्सो एंड विद रिगार्ड्स टू देयर डिविडेंड आल्सो। अदरवाइज भी हो सकता है, पर अदरवाइज लोग नहीं जाते यूजुअली। और यही चीज में अभी कैसा, वोटिंग में डिफरेंशियल करेगा तो डिविडेंड में ऑटोमेटिकली उसको डिफरेंशियल करना ही पड़ेगा, तो अभी तो वो डीवीआर लुक्रेटिव बनेगा कि मार्केट में लोग उसको खरीदे। तो अदर्स में भी हो सकता है, बट यहाँ पे वोटिंग है, फिलहाल डिविडेंड्स में ही वो लोग डिफरेंशिएट कर, ठीक है। सो दैट इज द थिंग दैट वी आर गोइंग फॉर, ठीक है। ठीक है, मैंने वॉल्यूम के बारे में तो आपको बता दिया ना कि बहुत कम वॉल्यूम में वो स्टार्ट करता है। फिर आईसीडीआर गाइडलाइन से अलाउ किया था बट हैवी रेस्ट्रिक्शन। अभी है ना, जस्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपने बुक में ना इधर लिख लो, डीवीआर के नीचे
देखो, द फॉलोइंग आर वेरी फ्यू कंपनीज issuing DVRs. The following are very few companies issuing DVR. One, of course, is Tata Motors. Second, लिखो Pantaloons. ये कभी शॉर्ट नोट आया तो तुमको थोड़ा लिखने को इजी पड़े. Pantaloons. दूसरा, गुजरात एनआरई कोक. गुजरात एनआरई कोक. पीओ की. पीने वाला कोक नहीं है. And then you have the Jain Irrigation. Jain Irrigation. So these are some companies which have issued DVR. ठीक है. अब ये जो मैंने आपको बताया ना बेटा, ये हुआ प्रमोटर का साइड का स्टोरी. ठीक है. एक दूसरा साइड का स्टोरी भी देख लो फॉर डीवीएस. व्हाई डीवीएस मोर शुड बी रादर मोर. आप एक इन्वेस्टर साइड के हिसाब से भी सोचो, कैन इन्वेस्टर वांट टू इशू इन डीवीआर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. एज ए इन्वेस्टर, क्या आप डीवीएस में इशू करना चाहोगे? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ, क्योंकि देखो क्या होता है. आपने एक नॉर्मल इक्विटी शेयर खरीदी, तुम्हारे पास क्या आ गया? वोटिंग राइट्स. उस वोटिंग राइट से तुम क्या ही कर लोगे? दुनिया बदल लोगे. तुमने रिलायंस का 10 शेयर खरीदा, 10 शेयर का तुम्हारे पास आया वोटिंग राइट्स. क्या फायदा है उसका? या तुम जाके उधर बोर्ड मीटिंग में 10 शेयर से डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकते हो. समझ रहा है प्रॉब्लम? तो द इशू इज कि नॉट एवरी इन्वेस्टर is really interested in the voting rights. As an investor, what am I interested in? डिविडेंड मिले, मेरा प्राइस बढ़े, तो मेरा वैल्यू ऑफ द शेयर क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए. मेरे को सच्ची में इंटरेस्ट है कि मेरे को वोटिंग राइट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. तो आई एज ए इन्वेस्टर इन अ लॉट ऑफ टाइम्स आर मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग व्हाट? डीवीआरस. और शुड बी मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग द डीवीआरस, क्योंकि उधर मेरे को शायद वोटिंग राइट्स हाफ ही मिले, पर मेरे को शायद डिविडेंड ज्यादा मिलेगा. मेरा शेयर का प्राइस क्या होगा? शायद ज्यादा होगा. आपको मालूम है, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता तो ऑटोमेटिकली वो शेयर का प्राइस क्या होता है, में एक्यूमुलेट होता है. तो शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली क्या होता है? बढ़ता है. और जैसे कोई डिविडेंड डिक्लेयर होता है, आपका शेयर का प्राइस गिरता है. तो भले ना मिले, बट डिविडेंड एक्यूमुलेशन से भी तो मेरा शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ेगा. तो एज ए इन्वेस्टर ना बेटा, बहुत टाइम पे वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वोटिंग पार्ट. तो तभी भी मेरे को डीवीआर हमेशा चलता ही है कि मेरे को ठीक है भाई, तो मेरे को डिविडेंड ज्यादा दे तो आई बी मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग द शेयर विच विल फैच मी अ हायर डिविडेंड, भले मेरे को वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा तो भी. ठीक है. सो दैट इज वन स्टोरी ऑल्सो जो डीवीआर इशू होते हैं और होना चाहिए. Okay? तो देखो, while section 43 enables the company to issue equity shares with differential voting rights as to dividend, voting rights, etc. Rule 4 of the company's share capital and debenture rules states the condition regarding the shares with differential voting rights. अब ये जो कंडीशन दिया है वो किसने दिया है बेटा? रूल 4 ऑफ द कंपनीज रूल्स, मतलब दिस कंडीशंस आर गिवन ओनली बाय द कंपनीज एक्ट का गाइडलाइंस. ठीक है. देयर आर मोर गाइडलाइंस विद रिगार्ड्स टू सेबी. लिस्टेड है ना, इक्विटी शेयर है तो लिस्टेड ही इशू कर सकते हैं. तो देयर आर मोर गाइडलाइंस विद रिगार्ड्स टू सेबी, बट वो अपन आईसीडीआर वाले चैप्टर में जाके क्या करेंगे, एनओडीआर वाले चैप्टर में जाके पढ़ेंगे जब जब एप्लीकेबल होगा. अभी के लिए आप जो आगे पढ़ने वाले हो ये सिर्फ कंपनीज एक्ट का गाइडलाइन. ठीक है. तो the conditions for issuing shares with DVRs, rule 4 of the company's share capital and debenture rules. ठीक है. I want us to be remembering this section, section 43 and rule 4 of company share and debenture rules 2014. ध्यान रखना. So no company limited by shares can issue
इक्विटी शेयर्स विथ व्हाट बेटा, डिफरेंशियल राइट्स एज डिविडेंड और वोटिंग और अदरवाइज, सच कंपनी हैज टू कंप्लाई विद द फॉलोइंग कंडीशंस। नहीं, तो ये कंडीशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज द सिंपलेस्ट ऑफ द कंडीशन, ऑथराइजेशन चाहिए एओए का। नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग क्या करेंगे, मीटिंग ले लेंगे, ऑथराइजेशन डलवा देंगे एंड देन यू कैन गो हेड, बट वो प्रोसीजर कंप्लाई होना चाहिए, देयर हैज टू बी ऑथराइजेशन, ठीक है। देन इसका रेजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड इन अ जनरल मीटिंग, ठीक है। तो अब अपन जब बोलते हैं कि रेजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड इन अ जनरल मीटिंग, तो अपने को समझना है सिंपल मेजोरिटी चाहिए। तो जनरल मीटिंग का फंडा क्या है कि वोट्स इन फेवर शुड बी मोर देन वोट्स इन अगेंस्ट। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, इज आउट, है ना। द इशू ऑफ शेयर्स इज ऑथराइज्ड बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन passed in a general meeting of the shareholders, where the equity shares of the company are listed on a recognized stock exchange. The issue of such share shall be also approved by the shareholders through the postal ballot. मालूम है ना आपको, ये लोग ने बोला था कि अगर आप लिस्टेड हो तो आपको जो भी है वो पोस्टल बैलेट से करना चाहिए, इससे पार्टिसिपेशन ज्यादा मिलता है। वाई डू वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड पोस्टल बैलेट, उससे पार्टिसिपेशन ज्यादा मिलता है। तो कंपनी आपको क्या करती है, प्री फिल्ड वो स्टैम्प्ड इनवॉइस भी देके रखती है, स्टैम्प्ड एनवलप भी देके रखती है, मालूम है कि तुम्हारा करो, फिर वो एनवलप में डाल के हमको फिर से भेजो द बैलेट, फिर हम बताएंगे कि क्या रिजल्ट आया फाइनली। तो वो भी है, वो लोग ने बोला इट हैज टू बी डन थ्रू दैट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वांट यू टू रीड दिस एंड टेल मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरा पढ़ने का कोशिश। पढ़ा, क्या बोलता है। 74% से ज्यादा इशू नहीं हो सकता डीवीआर। देखो ध्यान दे, तो मैं बोलता है मेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर्स है, मैं ऑब्वियसली इक्विटी शेयर्स का ही बात कर रहा हूँ। तो 1 लाख शेयर्स है, इसमें 1 शेयर इज इक्वल टू 1, एंड मैं डीवीआर इशू करना चाहता हूँ, डीवीआर प्रपोज्ड, ठीक है। आई से 1,50,000 बट 1 शेयर इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें ना एक चीज मैं आपको बताता हूँ, दे नेवर टॉक्ड अबाउट द अमाउंट ऑफ शेयर का। अमाउंट से कोई मतलब है ही नहीं, 74% जो है वो अमाउंट से कोई मतलब रखता ही नहीं। तो विद विद रिगार्ड्स टू दैट यू टेल मी, क्या ये सिनेरियो में मैं करंटली डीवीआर इशू कर सकता हूँ? एंड आपको लेना है प्रपोज्ड भी एंड करंट भी, मतलब इशू होने के बाद का जो सिनेरियो उसके हिसाब से बात करना है। तो अभी मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आज 1 लाख है, 1.5 लाख इशू करने के बाद मेरे पास टोटल 2,50,000 हो, है ना। तो इस सिचुएशन में क्या मैं ये 1,50,000 डीवीआर इशू कर सकता हूँ या नहीं? आप क्या चेक करोगे कि द परसेंटेज ऑफ डीवीआर शुड नॉट एक्सीड 74%, ठीक है। तो कितना कैसा देखने का बेटा, मैं बोल रहा है 1,50,000 विथ रिगार्ड्स टू 2,50,000, बराबर है ना। टोटल शेयर्स कितना है, 2,50,000, तो कितना परसेंटेज है बोल, बोलो पहले, निकालो पहले से। ये ऐसा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, फिर छोटा भी आएगा, तो आपको मालूम होना चाहिए हाउ दे आर। नहीं तेरे पास मतलब फोन नहीं है, थोड़ा तो मेहनत ले। नहीं वो 60, है ना, 60 तुम्हें बोला था ना, 60%, ठीक है। तो बिकॉज इट इज लेस देन 72 हम कर सकते हैं, पर
If we read this again, have they talked about number of shares? The voting power in respect of the shares with differential rights of a company shall not exceed 74% of the, including the voting power in respect of equity. So what do they mean when I say voting power? The number of votes, not the number of shares, the number of votes. अभी के लिए अपने जिंदगी में क्या था, हमेशा वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट ही था। तो अपने लिए नंबर ऑफ शेयर्स और वोट मैटर नहीं करता था, पर इधर मैटर करेगा ना बेटा, क्योंकि मैं इधर देखता हूँ इधर 1 लाख वोट्स होंगे एंड इधर 3 लाख वोट्स। समझता है क्यों इधर 3 लाख वोट्स होंगे? ऑब्वियसली 1,50,000 शेयर, ईच शेयर विल कैरी वोट बेटा 2 वोट्स। तो अब मैं सोचता हूँ मेरा टोटल वोट्स होगा 4 लाख, एंड इन 4 लाख में 3 लाख वोट्स किसके रहेंगे? डीवीआर वालों के रहेंगे, आउट ऑफ व्हाट बेटा 4 लाख। बोल कितना आता है? नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे कितना चाहिए? लेस देन 74 और समझता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एग्जाम में आएगा तो यू हैव टू वेरी वेरी क्लियर इन राइटिंग, कंडीशंस भी लिखने को आएगा ना। तो अगर तुम ये श्योर नहीं हो तो तुम क्या लिख के आओगे मालूम है? द द लिमिट शुड बी 74% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। यू शुड बी वेरी क्लियर, नॉट नंबर ऑफ शेयर्स, इट इज द वोटिंग। न्यूमेरिकली भी इंपॉर्टेंट है ही है, बट प्रैक्टिकली मतलब थ्योरेटिकली भी जब तुम लिखोगे, एंड अपने को क्या करना है, ये लिख के अच्छे से हाईलाइट करना है कि हमको मालूम है इट इज नॉट नंबर ऑफ शेयर्स, इट इज व्हाट बेटा वोटिंग। ठीक है, क्लियर है? छोटा सा पॉइंट है बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें तुम फंस सकते हो, तुम्हारा मार्क्स जाएगा। फिर बहुत सारे डिफॉल्ट्स है जो कंपनी को नहीं करना चाहिए, बहुत सारा डिफॉल्ट है जो कंपनी को नहीं करना चाहिए। क्या क्या तरीके का डिफॉल्ट कंपनी को नहीं करना चाहिए, तो जरा पढ़ लो ये भी डी वाला पार्ट, एंड देन गेट स्टॉप। डी वाला। चलो, क्या क्या डिफॉल्ट समझते हैं। पहला, तुम्हारा एनुअल रिटर्न्स एंड द फाइनेंशियल स्टेट। ठीक है, ये कितना तक बफर दिया वो लोग ने बताया? द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न्स ऑफ कितना बेटा? 3 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इज डिसाइडेड टू इशू सच शेयर्स। तो मैंने इस साल शेयर इशू करने का सोचा, तो इस साल छोड़ के पिछले 3 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो अपने को फाइल्ड होना ही चाहिए, तो ही मैं क्या कर सकता हूँ? डीवीआर इशू करने का सोच सकता हूँ। क्या उसमें अगर तुमने डिफॉल्ट कर दिया तो इस साल तो डीवीआर इशू नहीं हो सकता। ठीक है, देखो, कंपनी हैज नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट। सबसिस्टिंग मतलब एग्जिस्टिंग, राइट? फिलहाल कोई एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है किस चीज में? पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड्स,
टू इट्स व्हाट बेटा शेयर होल्डर्स. अभी प्लीज अंडरस्टैंड बेटा, declaration is not in the hands of the shareholders, but once the dividend is declared and accepted in the general meeting, then it becomes the liability of the company. बल में 14 days के अंदर अपने को क्या करने का बेटा, पे करने का. अगर मैंने डिक्लेयर करके बाद में पे नहीं किया, तो वो भी मेरे लिए एक डिफॉल्ट है. ये लोग बोलते हैं वो डिफॉल्ट भी नहीं रहना चाहिए, इस साल का भी नहीं, कोई भी पहले भी साल का नहीं. और रीपेमेंट ऑफ इट्स व्हाट बेटा मैच्योर डिपॉजिट्स, जैसे कोई डिपॉजिट मैच्योर हुए, तुमने अभी तक उनको रीपे नहीं किया, या रिडम्पशन ऑफ इट्स व्हाट बेटा प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स that have become due for redemption or repayment for interest on such deposits or debentures or payment of what beta डिविडेंड. तो इसमें भी कोई भी चीज में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. डिविडेंड डिक्लेयर करके ना पे करो, इंटरेस्ट ना पे करो. अगर कोई भी मेच्योर डिपॉजिट्स है, रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर है जो ऑलरेडी रिडम्पशन पे आए हैं पर तुमने उनको अभी पैसा नहीं दिया, ऐसा सब रहेगा आपका डिफॉल्ट, तो आपको डीवीआर इशू करने का परमिशन नहीं. ठीक है. देन वन मोर डिफॉल्ट, कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ और बेटा डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर और रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन from a public financial institution, state level financial institution, or a scheduled bank that has become repayable or interest payable then, or dues with respect to any statutory payment relating to its employees. एक और आ गया इधर, यूज विद रिगार्ड्स टू स्टैट्यूटरी पेमेंट टू इट्स व्हाट बेटा एम्प्लॉयज. तो अपने को में वो कंपनी को प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, ईएसआई का कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है. तो उसमें दो देखा था हम लोग ने, टैक्स में देखा था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, याद आ रहा है. तो वो भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. तुमने लोगों से लिया है, पैसा नहीं भरा, तुमको लोगों के लिए पैसा भरना था, वो भी नहीं भरा. ठीक है. टू एन अथॉरिटी और द डिफॉल्ट इन व्हाट बेटा क्रेडिटिंग अमाउंट इन द इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये डिफॉल्ट करोगे तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे. बट हावेवर क्या बोलते हैं, आपको गलती सुधारने का मौका भी दिया जाएगा. अब ऐसा है कि बेटा जिंदगी में कभी भी डिफॉल्ट किया तो तुमको डीबीआर इशू करने नहीं मिलेगा. ये लोग बोलते हैं कि आइडियली तो ऐसा हो सकता था, बट हवेवर ने तुमको बचा लिया. ये क्या बोलता है, अगर तुमने अपना गलती सुधारा और गलती सुधारे तुमको 5 साल हो गया और उसके बीच में तुमने कोई नया डिफॉल्ट नहीं किया, तो हमको शायद हम आपको एक सेकेंड चांस देना चाहते हैं, तो आप फिर भी डीवीआर इशू कर सकते हो. देखो, हावेवर अ कंपनी may issue equity shares with differential rights upon expiry of what beta 5 years from the end of the financial year in which such default was made good. मेड गुड मतलब तुमने जब भी गलती सुधारे अभी तुमको हो गया 5 साल और उसके बीच में भी तुमने कोई नया गलती नहीं की है, तो हमको ऐसा लगता है कि शायद तुम सुधर गए, तभी भी आपको हम डीवीआर इशू करने का ऑप्शन दे. ठीक है. देन पेनाल्टी नहीं लगना चाहिए बेटा. The company has not been penalized in the court or tribunal during the last 3 years for any offense under the act, the security contract, under the act बोला मैंने, under RBI, फिर what बेटा SEBI Act, Security Contract and Regulation Act, Foreign Exchange Management Act, or any other special act under such company is being regulated by the sectoral regulations. तो आपको पेनल्टी नहीं लगना चाहिए किसमें, आरबीआई एक्ट में, सेबी एक्ट में, सिक्योरिटीज करा बोलते हैं ना इसको, तुम लोग क्या बोलते हो, एक तुम जो बोलते हो. ठीक है. देन बेटा फेमा में नहीं आना चाहिए, या एनी अदर स्पेशल एक्ट. स्पेशल एक्ट में मैं वही बोला था, सेक्टोरल एक्ट जो आपका. तो अगर बैंक है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में नहीं आना चाहिए, इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस एक्ट में कोई आपको पेनल्टी नहीं होना चाहिए. तो अगर पेनल्टी रहा तो कितना साल बोला, ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स, 3 साल में पेनल्टी नहीं होना चाहिए, तो आप इशू कर सकते हैं. कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू डीवीआर पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं, उल्टा भी पॉसिबल नहीं है. डीवीआर भी नॉर्मल इक्विटी शेयर में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं. उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में भी होगा, जैसे नॉर्मल शेयर होल्डर्स का होता है वैसे डीवीआर शेयर होल्डर्स का भी नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में होना चाहिए. Then the holders of equity share with differential right enjoys all other rights such as bonus share, right shares, etc., which the holders of equity shares are entitled to, subject obviously with the differential rights. मतलब बोनस में या डिविडेंड में डिफरेंशियल रखा है तो वो तो नहीं होगा, वो छोड़ के जिसमें वो लोगों को डिफरेंशिएट किया गया है वो छोड़ के बाकी सारी चीजें जैसे नॉर्मल शेयर होल्डर को होती है वो डीवीआर को भी होगा. वो पारी पासू वाला क्लॉज हो गया, बराबर है. ये अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर इज स्पेसिफिकली
डिफरेंट, बाकी का सब चीज उनको नॉर्मली एप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है, ये टाइम पास क्वेश्चन डाला है वो लोग ने, तो देख लो एक बार, डीवीआर पढ़ लो बेटा, तो अपन वो करते, देन वी विल डू प्रेफरेंस एंड मे बी वी विल लीव। आगे बढ़े, अगेन preference share. So, according to the explanation 2 of section 43 of the Companies Act, preference share capital means that part of issued share capital of a company which carries or would carry any preferential right with respect to, अब देखो बेटा preferential right किसमें होना चाहिए for becoming a share to be a preferential, ये बोलते हैं preferential right होना चाहिए एक पेमेंट ऑफ डिविडेंड में, दूसरा होना चाहिए क्या, रीपेमेंट में, एंड ये एंड है, तो सिर्फ प्रेफरेंशियल राइट में हुआ तो भी प्रेफरेंस नहीं माना जाएगा, सिर्फ रीपेमेंट में हुआ तो भी प्रेफरेंस, दोनों में क्या होना चाहिए, प्रेफरेंशियल राइट। तो देखो, प्रेफरेंशियल राइट हैज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड आइदर एज फिक्स्ड अमाउंट or an amount calculated at a fixed rate which may either be free or subjected to income tax, and also preference होना चाहिए repayment in case of winding up or repayment of capital or any amount of what beta share capital paid up or deemed to have been paid up, whether or not there is a preferential right to the repayment of any fixed premium or any fixed scale specified in the memorandum of association of the company। तो repayment के टाइम पे या तो तुमको repayment होगा प्रीमियम पे, तो दैट इज अ प्रेफरेंशियल राइट ना, कि यूजुअली रिपेमेंट कैसे होना चाहिए, पार पे, पर एमओए ने बोला है तो रिपेमेंट किस में होता है, प्रेफरेंशियल में, तो ही वो क्या माना जाएगा बेटा, प्रेफरेंशियल। ठीक है, या तो ऑब्वियसली वाइंडिंग अप में तुमको इक्विटी शेयर से पहले वो रिटर्न किया जाएगा, रिडम्पशन का अमाउंट, देन ओनली इट इज व्हाट बेटा, प्रेफरेंशियल। ठीक है, अब है ना, ये हो गया, ये आप पढ़ के थोड़ा समझने का कोशिश करो, अगेन समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गेट थ्रू, थोड़ा पढ़ के देखने का कोशिश करो क्या समझता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेफरेंस शेयर का, बाकी का तो सब ठीक ही है। Then, क्या बोलते हैं देखो, कैपिटल शैल बी डीम्ड टू बी व्हाट, प्रेफरेंशियल, डीम्ड टू बी प्रेफरेंशियल कैपिटल, notwithstanding that it is entitled to either or both of the following rights। अब यूजुअली क्या बोलते थे, प्रेफरेंस शेयर आइडियली कैलकुलेट करने के लिए ये दोनों में प्रेफरेंशियल राइट होना जरूरी है,
एंड देन यू डिड यू सी द डेफिनेशन ऑफ इक्विटी? तो इक्विटी क्या था अपना, जो हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल डेफिनेशन। तो एनीथिंग विच इज नॉट प्रेफरेंशियल इज गोइंग टू बी और बेटा इक्विटी। अब ये लोग क्या बोलते हैं, कल को हमने अगर कोई ऐसा शेयर इशू किया विच हैज मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसको कोई एक एस्पेक्ट में हम लोग ने प्रेफरेंस दिया पर दूसरे एस्पेक्ट में प्रेफरेंस नहीं दिया, तो क्या वो इक्विटी हो जाएगा? तो समझते हैं मैंने क्या बोला, कि मैंने कल को ऐसा कोई शेयर इशू किया जिसमें से इक्विटी के लिए उसको प्रेफरेंस, ठीक है, प्लस उसका फिक्स परसेंटेज। तो ये तो प्रेफरेंस शेयर का कैरेक्टरिस्टिक इक्विटी। डिविडेंड के, माय बैड, डिविडेंड के लिए उसको प्रेफरेंस भी है एंड उसको फिक्स परसेंटेज भी हम दे रहे हैं, किसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया? प्रेफरेंस, ठीक है। बट कैपिटल में जब भी वो क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल रिडम्पशन का बारी आया, हम लोग ने उसको प्रेफरेंस नहीं दिया पर बोला तू सरप्लस में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। बट बिकॉज अभी यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं है, इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रेफरेंस। प्रेफरेंस को तो दोनों में क्या चाहिए बेटा, प्रेफरेंस। अब ऐसा रहा तो क्या हम इसको इक्विटी मान लें? तो दिक्कत हो सकता था। तो ये ना हो इसलिए लोग ने बोला ऐसे अगर पार्ट तुम लोग कुछ भी दोगे ना तो भी इसको हम डीम करेंगे कि वो क्या है बेटा, प्रेफरेंस शेयर ही। हम ये डीम करेंगे कि वो क्या माना जाएगा, प्रेफरेंस शेयर। कैसे बोलता है, बोलता है दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड्स in addition to preferential right to the amount specified in subclause A of 2, मतलब यही है, डिविडेंड्स में बोला ना उसको प्रेफरेंस रहेगा। he also has the right to participate whether fully or to the limited extent with capital not entitled to what बेटा, preferential right। मैंने ये जो मैंने क्या बोला, उसको डिविडेंड में प्रेफरेंस भी है, फिक्स परसेंटेज भी है, उसको कैपिटल के रिगार्डेड प्रेफरेंस नहीं है पर बोला ही कैन पार्टिसिपेट इन द सरप्लस। समझा? तो भी उसको क्या माना जाएगा, डीम्ड टू बी प्रेफरेंशियल ही माना जाएगा। ठीक है, ये लोग ने एग्जांपल्स दिए। या तो बोलो बी क्या बोलता है, दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल इन एडिशन टू प्रेफरेंशियल राइट्स। तो इस बार क्या हुआ कि कैपिटल में प्रेफरेंस मिला in addition to what beta, preferential rights to repayment on winding up of the amount specified in B, वो ऊपर वाला B, it has the right to participate whether fully or limited extent with what beta, capital not entitled to that of a preferential right in any of the surplus। बट अब क्या बोलता है कि यहाँ पर वो पार्टिसिपेट भी कर सकता है इन द सरप्लस कैपिटल। डिविडेंड के लिए टेक्निकली वो साइलेंट, डिविडेंड के लिए वो लोग ने कुछ बोला नहीं है। तो भी अपन बोल सकते हैं ना कि डिविडेंड में क्या हुआ, मे बी उसको प्रेफरेंस दिया है या प्रेफरेंस नहीं दिया है, बट उसको क्या है बेटा, फिक्स परसेंटेज। तो ये बोला ऐसा भी रहा तो भी आप उसको क्या मानोगे बेटा, डीम प्रेफरेंशियल। तो ये डालने का, ये क्रॉस डालने का मतलब, प्रोवाइजो डालने का एक ही पर्पस था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हमने हाइब्रिड भी दिए तो वो इक्विटी में जाए। तो ये लोग ने बोला देख मैंने प्रेफरेंस दिया क्लियरली, वो तो प्रेफरेंशियल है ही, बट अगर मैंने एक एस्पेक्ट में प्रेफरेंस दिया, एक एस्पेक्ट में उसको इक्विटी जैसा रखा, आइदर आई एम प्रेफरिंग द डिविडेंड बट आई एम making the repayment as equity। अगर I'm making the repayment as what बेटा, equity, but I'm making the dividend as what बेटा, equity के जैसा, मतलब फिक्स्ड भी नहीं होगा और फ्रीक्वेंसी भी कंफर्म नहीं होगा, तो भी हम उसको स्टिल क्या मानेंगे बेटा, प्रेफरेंस ही मानेंगे। ठीक है। फिर बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कौन इशू कर सकता है? तो कोई भी हो कर सकता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी भी कर सकता है, बैंक भी कर सकता है, एनबीएफसी भी कर सकता है, बट इट हैज टू कंप्लाई विद द आरबीआई गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन इन एडिशन टू कंपनीज। ठीक है। तो वो मेरे को लगता है ना, बुक में इधर तो ये लिख लो कि आपका ये ए में क्या था, विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड्स ना, तो हम लोग बोलते हैं कि डिविडेंड्स में
इट इज लाइक प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड्स आर लाइक प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का क्या रहेगा, प्रेफरेंस भी है और फिक्स्ड परसेंटेज भी। तो हियर यू हैव प्रेफरेंस प्लस फिक्स्ड परसेंटेज, या नीचे लिखूं मैं इधर, ये में लिखना, लाइक प्रेफरेंस। प्लस व्हाट, बट सरप्लस या कैपिटल, कैपिटल। कैपिटल में हमने क्या देखा था, रेफरेंस नहीं है, बट ही कैन पार्टिसिपेट इन, बराबर है। ये ए में लिखो, फर्स्ट पार्ट बोलो मुझे, बी पार्ट क्या बोलने से, नो फिक्स, दैट इज राइट। ये सरप्लस किसका बेटा, कैपिटल का। आपको मालूम है सरप्लस कुड बी ऑफ अर्निंग्स ऑल्सो, सरप्लस कुड बी ऑफ कैपिटल ऑल्सो। ये सरप्लस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। डन। तो टू सम इट अप फटाफट, ये देखो ये तो हमको मालूम है। तो टॉकिंग अबाउट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, है ना, the dividends are accumulated and therefore are paid before anything is paid to the equity shareholders. Non-cumulative में क्या, once lost it's lost। बोलता है if the company does not pay the dividend in the current year, the claim of preference shareholder is lost to that extent। that is your one। then you have convertible, किस में convert होगा बेटा, mostly equity में, है ना। so convertible preference share possess an option or the right whereby they can be converted into ordinary equity share at some agreed terms and conditions। non convertible में वो नहीं होता, they do not have the option to convert but has all the other normal characteristics of a preference। participating किस में participate करो,
Participating preference share has an additional benefit of participating in the surplus profit or surplus assets. ये मैंने अभी अभी बोला था, सरप्लस कैपिटल का भी होगा और सरप्लस इनकम का भी होगा। पार्टिसिपेटिंग वालों को दोनों में पार्टिसिपेट करने का हो सकता है या और हो सकता है। Either they can only participate in the profits or they can participate in the assets of the company apart from what beta preferential dividend. Whereas non-participating में ऐसा कुछ नहीं होता। Non-participating preference shares are those which are not entitled to participate in either profits or even the assets of the company. They are entitled to only fixed rate of देन रिडीमेबल। अभी ये लोग बोलता है वो 20 साल 30 साल का भाई बात की है वो लोग ने, है ना। तो देखो redeemable preference share has a maturity date on which date the company will repay the capital amount to the preference shareholder. The paying back of capital is called as redemption dividend. Preference share shall be redeemed within a period not exceeding कितना बचा 20 years. However, infrastructure कंपनी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी आएगा engaged in setting up and dealing with infrastructural projects may issue preference shares for a period exceeding 20 years but not exceeding 30. इसमें भी वो लोग बोलते हैं ना 21 से 30 के बीच में पार्ट पार्ट में तुम्हारा रिडम्पशन चालू होना चाहिए, subjected to the redemption of a minimum 10% of such preference share per year from the 21st year onward or earlier on a proportionate basis at the option of the preference shareholder. Irredeemable में ऐसा नहीं होता, do not have the maturity date and are repayable only at the time of winding up of the company. However, as per Section 55 of the Companies Act, no company can issue irredeemable preference share. इंडिया में तो नहीं है, इंडिया के बाहर हो सकता है। Then beta, a non-convertible preference share is another instrument for raising fund from the public to what beta Indian companies with an aim to bring more transparency in the raising of funds through non-convertible preference share. The SEBI, vide its notification dated August 9, have notified a new set of regulations to govern issuance of listing of non-convertible securities. ये वही NCS regulations जो regulation के ऊपर हमने देखा था, ठीक है। The NCS regulation came into effect on the 7th day और फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन। तो 7 दिन का गैप था, 9 अगस्त को वो क्या हो गया बेटा, नोटिफाई हो गया। पर एप्लीकेबल कब से हुआ, 16 अगस्त को, जब भी वो पब्लिश हुआ, है ना। द एनसीएस रेगुलेशन प्रोवाइड्स फॉर इशुएंस एंड और लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। एज पर सेक्शन 215 ऑफ द सेबी issue and listing non-convertible security regulation, non-convertible redeemable preference share means a preference share which is redeemable in accordance with the relevant provision of the Companies Act and does not include a preference share which is converted into an exchangeable with equity shares. Non-convertible है ना, क्योंकि तो equity shares के साथ exchange नहीं हो सकता of the issuer at a later date at the option of the holder, or basically that is how you are looking at non-convertible shares, ठीक है। तो आई थिंक ये एक छोटा सा पार्ट है, ये बहुत मतलब बेसिक चैप्टर है बच्चे, इसमें कुछ ग्रेट नहीं है, बट क्या है ना, चैप्टर दिया है तो एक बार रीड करना बनता है, ताकि अभी कुछ कुछ तो नया थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा है, ठीक है। जैसे आई डोंट नो वेदर तुमको ये पार्ट डीम्ड प्रेफरेंस शेयर वाला पार्ट पता था कि नहीं? ये तो नहीं पता था ना, डीम प्रेफरेंस शेयर वाला पार्ट। नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर पता है, तो ये नया मिला। वो डीवीएस के बारे में थोड़ा बहुत नया सीखने को मिला। तो यही थोड़ा थोड़ा जो है वो करना है, एंड मे बी इसी में वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाए कि शॉर्ट नोट लिखो व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स, तुमको भी ये दोनों क्लॉज भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए। देन आगे चल के टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तो नहीं आने वाला, मतलब अभी पीपी लेवल में तो वो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तो तुमको नहीं पूछेंगे। आगे चल के ना मैं बोलता हूँ हो सके तो ये भी एक बार रीड मार के आना, इक्विटी वर्सेस व्हाट बेटा प्रेफरेंस, दिस इज अगेन वही वो लोग ने दिया है ऐसा। तो ये खत्म करके वो राइट्स खत्म कर लेंगे। देन यू हैव टाइप्स ऑफ इशू, देन अगेन सी अगेन वी हैव एफपीओ, we have IPO, we have QIP का इन्वेस्टमेंट, we have preferential allotment, right issue and bonus। तो ये करके फाइनली फिर आपका इक्विटी खत्म हो जाएगा एंड देन वी विल बी एबल टू स्टार्ट विद द डेट, ठीक है। तो सिर्फ आपका घर पे काम है, अभी डेट में भी देख देना अलग अलग आएगा, एक डिबेंचर्स है,
फिर तेरा टाइप ऑफ डिबेंचर है कितना सारा है, सिक्योरिटी है, फिर तेरा बॉन्ड्स है, बहुत सारा कुछ आएगा। दैट विल बी बॉन्ड्स में भी मालूम है आपको बहुत सारा बॉन्ड्स है, मसाला बॉन्ड्स होता है, फिर ग्रीन बॉन्ड्स होता है, ऐसे बहुत सारे टाइप ऑफ बॉन्ड्स, वो सब आएंगे। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, देन कैन यू सी हियर मसाला बॉन्ड्स दे हैव, म्युनिसिपल बॉन्ड्स, ऐसा बहुत सारा है, एक एक करके फिर आगे आगे देख लें। ठीक है, आपका सिर्फ आज का काम हो सके तो प्रेफरेंस वर्सेस इक्विटी सिर्फ एग्री, कुछ सेम है कुछ ग्रेट है, ठीक है।